तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे पीजीबीपी। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते थे क्या क्या पढ़ा था अब तक हमने। तो चलो, इससे पहले मेरे एरिया में काम चालू हो जाए पड़ोसी का या फिर ढोल का आवाज़ आना चालू हो जाए, हम पढ़ लेते। बहुत दिक्कत आ रही लेक्चर रिकॉर्ड करने में। मतलब पूरा दिन इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा और रात को इनके ढोल बज रहे गणपति बप्पा के, अपने कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से थोड़ा लेट आ गया है ये लेक्चर। तो चलो, आज जितना हो सकता है पढ़ लेंगे। अगर कुछ दिक्कत आ रही मेरे को रिकॉर्ड करने में तब मैं आपको बता दूंगा, तब हम स्टॉप कर लेंगे। तो चलो, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन चार्जिंग सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 28, जिसमें पूरी लिस्ट दे के रखी थी कि कौन से इनकम अपने पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले था अपना प्रॉफिट और गेन। कोई भी प्रकार का प्रॉफिट और गेन रहा अपने बिजनेस और प्रोफेशन से अपने पीजीबीपी के हेड में वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में कोई भी ऐसे से अगर एक्सपोर्ट के बिजनेस में तो जो उसको इंसेंटिव मिल रहे, तो उसमें इंसेंटिव जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में उसको इंसेंटिव मिल रहे अपने पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद में टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन की वजह से उसको कुछ कंपनसेशन मिल रहा है तो अपने पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में एफएमवी ऑफ इन्वेंट्री, अगर कोई कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दी है वो इन्वेंट्री, तो उसका एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू अपना पीजीबीपी इनकम ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद बेनिफिट और परचेज कोई भी मिल रहा है उसको इन कनेक्शन विद द बिजनेस और प्रोफेशन, फिर वो कैश में रहो, काइंड में रहो, कन्वर्टेबल इनटू कैश रहो या काइंड रहो, तो उसको हम पीजीबीपी में ऐड कर देंगे एज ए इनकम। उसके बाद इंटरेस्ट, सैलरी, रेवेंड्रेशन, बोनस, कमीशन, अगर कोई भी पार्टनर को मिल रहा है उसके पार्टनरशिप फर्म से तो वो अपना पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। उसके बाद इनकम derived by trade, professional or similar association from any specific service perform for its member। तो कोई भी एसोसिएशन रही तो उन्होंने उनके मेंबर के लिए कुछ सर्विस दी तो अपने पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। उसके बाद में कोई नॉन कम्पीट फीस मिली तो वो भी अपने पीजीबीपी इनकम में ऐड हो जाएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट अगर मिली है तो वो अपने पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। और उसके बाद 35 एडी का अगर कोई भी असेट रहा वो डिमोलिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या फिर ट्रांसफर कर दिया तो इसके बदले में जो भी पैसे मिला अपने पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। उसके बाद में स्पेकुलेशन बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ा था हमने, शॉर्ट में समझने की कोशिश की थी स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस अपने को अलग से ट्रीट करना है, प्रॉफिट और लॉस अपने को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि जो स्पेसिफिक स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है वो स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो उसके बाद हेजिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव, ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स अपने स्पेकुलेशन के बिजनेस के पार्ट नहीं बनेंगे। उसके बाद हम आए थे सेक्शन नंबर 29 जो बताता है अपने को कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी कैसे करने का। तो पीजीबीपी कैलकुलेशन करने के लिए अपने को सेक्शन नंबर 30 टू सेक्शन नंबर 43D तक अपने को पूरा सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, तब हम ठीक से पीजीबीपी का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले गए थे सेक्शन नंबर 30 में। तो रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस फॉर द बिल्डिंग जो होता है अपना वो पीजीबीपी के इनकम में उसका डिडक्शन अपने को अलाउड हो जाएगा, जो अभी अपने एडमिसेबल डिडक्शन है 30 से लेकर 37 तो एडमिसेबल डिडक्शन है। तो रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग जो अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज हो रही है तो ये खर्चा अपने को अलाउड हो जाएगा, इसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। नोट में आपने को लिखा था कि आपने को जो है कैपिटल, सबसे पहले तो कैपिटल रिपेयर का आपने को बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो कैपिटलाइज हो जाएगा। उसके बाद में अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होना। उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग ऐसी रही जो पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज हो रही है और बिजनेस के लिए भी यूज हो रही तो हम उसको बाइफर्केशन कर देंगे और उसके हिसाब से उस प्रोपोर्शन में उस रेशो में अपन डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। उसके बाद में कैपिटल रिपेयर अपने को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कोई भी अगर टेनेंट ने भी ये अगर कैपिटल रिपेयर किया होगा तो वो भी वो कैपिटलाइज कर देगा। उसके बाद में अगर फर्म कोई भी पैसा दे रही उसके पार्टनर को जो प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं वो पार्टनर का है, वो ओनरशिप उसका पार्टनर का है और फर्म वो पार्टनर को रेंट वगैरह दे रही तो उसका भी डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। उसके बाद में रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, तो इसका भी अपने को डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। पॉइंट सारे सेम अपने जो सेक्शन नंबर 30 में पढ़े वही सेम आ जाएंगे। उसके बाद में डिप्रिसिएशन, सेक्शन नंबर 32 इंपॉर्टेंट सेक्शन। डिप्रिसिएशन जो अलाउड होता है वो अपने को पुट टू यूज से अलाउड होता है, नॉट ए रेडी टू यूज। पुट टू यूज जब हुआ एसेट तब से अपने को डिप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाएगा। डिप्रिसिएशन अपने को मैंडेटरीली क्लेम करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन का बेनिफिट अपने को मैंडेटरीली लेना पड़ेगा। उसके बाद में एसेट जो है अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही यूज होना चाहिए। एसेट का ओनरशिप अपने पास चाहिए तो ओनरशिप अपने पास ओनली भी ओनरशिप रह सकता है या फिर पार्टली भी ओनरशिप एसएससी के पास रह सकता है। उसके बाद में डिप्रिसिएशन जो होता है
वो बेनिफिशियल ओनर को भी अलाउ हो सकता है। लीजिंग के केस में लेजर हमेशा डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे और हायर परचेज के केस में फर्स्ट जब भी वो असेट अपने पास आ गया तब से अपन डिडक्शन लेना चालू कर देंगे, सॉरी डिप्रिसिएशन क्लेम करना चालू कर देंगे। उसके बाद में स्टैंड बाय इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर और मशीनरी स्पेयर्स जो होते हैं वो पुट टू यूज और रेडी टू यूज इनका सेम स्टेट होता है। तो अपन ये जो असेट है 3 प्रकार के वो रेडी टू यूज भी डाल दिए, रेडी टू यूज भी कर ली तो इसका अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। उसके बाद में डिप्रिसिएशन हमेशा अपने को ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट के ऊपर लगाना है, मतलब ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। तो ब्लॉक ऑफ असेट में क्या होता है, क्लास ऑफ असेट सेम क्लास ऑफ असेट और सेम क्लास ऑफ डिप्रिसिएशन अपने को यहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा, मतलब ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा। ब्लॉक किसका बनेगा, सेम क्लास ऑफ असेट का और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वाले जो असेट है उनका एक ब्लॉक बन जाएगा। तो ब्लॉक जो है अपने डिप्रिसिएशन के चार्ट वाइज ब्लॉक जो होते हैं वो 4 प्रकार के बन सकते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल असेट, और उनके रेट वाइज फिर से उसके अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमने एक अलग चार्ट में पढ़े थे, वो एक बार लेक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हो। उसके बाद में मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, तो जो असेसी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों में से कोई भी मेथड से डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। पर अदर असेसी है, इनके सिवा कोई भी असेसी रहो वो हमेशा डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर लेगा। उसके बाद हमने पढ़े थे डिप्रिसिएशन के रेट, वो चार्ट से आप पढ़ लेना एक बार, मैं ये मतलब इधर अटैच कर दूंगा, आपके मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए थे, इंपॉर्टेंट जो है वो ही मैंने आपको पीडीएफ में दिए, बाकी की बस एक बार पढ़ लेना, पर इतनी एग्जाम पर्पस से वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ ब्लॉक एंड डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन करना है, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेना है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में अपने को जो असेट हमने एक्वायर की है तो वो ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अपने को 3 टाइप के असेट लिखने पड़ेंगे। एक 180 डेज से ज्यादा अगर पुट टू यूज हो गया, 180 डेज से अगर कम वो कोई असेट पुट टू यूज हो गया और बस असेट एक्वायर कर लिया है पर वो पुट टू यूज नहीं हुआ है, तो ये तीनों के हम ब्लॉक में ऐड कर देंगे। उसके बाद में जो भी असेट हमने बेच दिया है उसका वैल्यू माइनस कर देंगे। अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय अपने को 180 डेज का देखना पड़ेगा और जो आएगा लास्ट में वो अपना लास्ट डे पे डब्ल्यूडीवी रहेगा वो ब्लॉक ऑफ असेट का। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने में अगर जो असेट है हमने परचेस किया हुआ वो अगर पुट टू यूज नहीं हुआ तो उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। अगर पुट टू यूज हुआ है 180 दिन से कम हमने वो पुट टू यूज किया है तो उसके ऊपर हम हाफ रेट से डिप्रिसिएशन लेंगे। बैलेंस जो भी अपना ब्लॉक बचा है उसके ऊपर फुल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हम क्लेम कर लेंगे। तो अपने को 180 डेज के लिए अपने को देखना पड़ेगा, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर के बाद वो पुट टू यूज हुआ है क्या वो एसेट, वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद में अगर कोई भी एसेट डाला होगा तो 179 डेज तक ही अपन 179 डेज ही आएंगे। उसके बाद में कैपिटल गेन और लॉस जो डिप्रिसिएबल एसेट के ऊपर जो हमने कैपिटल गेन में पढ़ लिया था तो वहां से एक बार पढ़ लेना। उसके बाद में एडिशनल डिप्रिसिएशन आया था। हम एडिशनल डिप्रिसिएशन किस किस को मिलता है, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो होना चाहिए या फिर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में अगर असेसी होगा तो उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर असेसी ने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस की पिछले साल में तो भी उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का उसको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। पर अगर 180 दिन से कम यूज हुआ है वो एसेट, पुट टू यूज कम हुआ है 180 दिन से, तो अपन 10% ही एडिशनल डिप्रिसिएशन लेंगे और जो बचा हुआ 10% है वो अपन नेक्स्ट साल उसका एडिशनल डिप्रिसिएशन ले लेंगे। उसके बाद में एडिशनल डिप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू फॉलोइंग प्लांट एंड मशीनरी। तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया हमने तो उसके ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो भी प्लांट एंड मशीनरी है वो अगर ऑफिस प्रीमाइसेस में या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में अगर वो इंस्टॉल की गई तो उसके ऊपर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में शिप्स, एयरक्राफ्ट, वेसल्स, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसके ऊपर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी जिसके ऊपर 100% डिडक्शन अलाउ हो गया है कोई अदर सेक्शन में तो उसका भी अपने को यहाँ पे एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन के जो भी बिजनेस है उनको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ये सीबीडीटी ने एक सर्कुलर के थ्रू अपने को बता दिया था। उसके बाद में एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट असेसी को नहीं मिलेगा अगर वो असेसी एसएलएम बेसिस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है। जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन है वो अपना एसएलएम बेसिस पे अगर कैलकुलेट कर रहा होगा तो उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक्चुअल कॉस्ट में आए थे। एक्चुअल कॉस्ट में शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम किया था, तो एक बार आज के सेक्शन में भी ये पॉइंट आने वाला है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक से फिर से।
अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी तो कोई भी प्रकार का एक्सपेंडिचर, अगर असेट परचेस के लिए भी वो एक्सपेंडिचर किया होगा या फिर कोई और एक्सपेंडिचर किया होगा, अगर वो 10,000 से ज्यादा हो गया होगा, 10,000 से ज्यादा, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड, सिंगल डे और सिंगल पर्सन को अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट चला गया तो इसका अपने को जो है एक्चुअल कॉस्ट में इसको ऐड नहीं करना है, इसको एक्चुअल कॉस्ट में इसको ऐड नहीं करना है। तो एक्चुअल कॉस्ट में हमने देखा था अगर परचेस किया तो परचेस किया होगा तो परचेस के अमाउंट हो जाएंगे, उसके बाद में एक्सपेंसेस टिल द डेट ऑफ पुट टू यूज तक जो भी एक्सपेंडिचर हमने इनकर किए वो अपने ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद में बेनिफिट रिसीव मतलब कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिला, सब्सिडी मिली, या फिर ट्रायल रन से जो ट्रायल रन हुआ अपना और उसमें जो प्रोडक्ट बने वो बेच दिया और उसके ऊपर अपने को कोई पैसा मिला तो अपन वो लेस कर देंगे और वो आ जाएगा अपना एक्चुअल कॉस्ट। अगर गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में अपने को कोई भी असेट मिला है तो उसका हम प्रीवियस ओनर का कॉस्ट अपना एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में कोई भी पर्सनल असेट अगर बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ है तो अगर बिल्डिंग रहा तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन अपन माइनस कर देंगे, और उसके बाद में जो बचा है वो अपना एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। कोई भी अदर असेट रही तो एक्चुअल कॉस्ट अपन जो अदर असेट रही उसका एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे, अपना एक्चुअल कॉस्ट जो अपना एक्चुअल कॉस्ट है वही अपना अदर असेट का एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद असेट अगर इंडिया से बाहर से हमने अपने बिजनेस में लगाई है, इंडिया से बाहर से लेके आया है आरसीसी और उसने इंडिया में बिजनेस में लगाया है, तो ओरिजिनल कॉस्ट जो होगी उसमें से अपने को डिप्रिसिएशन माइनस करना नहीं पड़ेगा और जो भी बचा है वो अपना एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद असेट अगर प्रीवियसली यूज इन साइंटिफिक रिसर्च एंड ब्रॉट इनटू रेगुलर बिजनेस तो उसका एक्चुअल कॉस्ट अपना नील आ जाएगा। स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज इन बिजनेस एंड प्रोफेशन तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन अपना एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। री एक्विजिशन ऑफ असेट सोल्ड तो उसका अपने को देखना पड़ेगा WDV एट द टाइम ऑफ सेल, और री एक्विजिशन कॉस्ट विचर इज लोअर अपने को यहाँ पे उसका एक्चुअल कॉस्ट लेना पड़ेगा। अगर लीज पे दिया है कोई असेट, लीज बैक पे दिया है, मतलब असेट परचेस किया और लीज बैक पे कर दिया तो उसका एक्चुअल कॉस्ट जो रहेगा वो WDV ऑफ द प्रीवियस ओनर जो लेसी रहा उससे अपने परचेस किया होगा तो उसका WDV वो अपना एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। और अगर एनी असेट अगर 35 AD में होगा वो असेट तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हम नील ले लेंगे। उसके बाद हम आए थे टर्मिनल डिप्रिसिएशन में। टर्मिनल डिप्रिसिएशन हमेशा SLM बेसिस पे जो भी डिप्रिसिएशन क्लेम करता है उनको ही टर्मिनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके लिए हमने एग्जांपल देखा था कि जो असेट है हमने 1000 में परचेस की, SLM से लेके 2 साल डिप्रिसिएशन कर दिया उसका, तो उसका WDV 2 साल बाद अपना आ जाएगा 600 रुपए। 600 रुपए के बाद हमने वो असेट अगर 540 में बेच दी तो 60 रुपए का जो लॉस है, 60 रुपीज का जो लॉस है वो अपना टर्मिनल डिप्रिसिएशन माना जाएगा और उसका अपने को डिडक्शन अलग हो जाएगा। अगर 650 में बेच दिया, 600 का असेट था अपना WDV और 650 में बेच दिया तो जो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसमें अपने को उसको बैलेंसिंग चार्ज बोला जाता है, वो अपने PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा। और जो असेट है अगर समझो हमने 1000 में लिया था, 2 साल डिप्रिसिएशन करके 600 रुपए उसका WDV आ गया और हमने वो असेट 1020 में भी लिया तो जो कॉस्ट तक अपनी अमाउंट है मतलब 1000 तक उसको हम बैलेंसिंग चार्ज मान लेंगे और जो ऊपर का 20 रुपए उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे और वो अपना सेक्शन 50A में उसको टैक्सेबल कर देंगे। और जो अपना 400 रुपए है अपने कॉस्ट तक तो हम PGBP इनकम में उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन मतलब हमारा प्रॉफिट से ज्यादा अपना डिप्रिसिएशन हो गया, जो प्रॉफिट आया विदाउट कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया हमने बाद में, और जो डिप्रिसिएशन है वो अपने प्रॉफिट से ज्यादा है मतलब अपना प्रॉफिट निगेटिव में चला जा रहा है वो डिप्रिसिएशन की वजह से, उसको बोलते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेट ऑफ कोई भी हेड के साथ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी के साथ अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं हो सकता और कैरी फॉरवर्ड किया जाता है अनलिमिटेड ईयर के लिए, मतलब जब तक अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन खत्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। जब भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो अपने को सेट ऑफ का कोई एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो सेट ऑफ करने से पहले मतलब ये साल का अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन हमने अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो अगले साल हम सेट ऑफ करने से पहले
उस साल का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। उसके बाद में जो बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस को स्पेसिफिक ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तो सबसे पहले हम बिजनेस लॉस उसको माइनस कर देंगे और अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन जो है, क्योंकि अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए इसके वजह से अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन हमको सबसे लास्ट में माइनस कर देने का, और जो भी प्रॉफिट बचा उसके ऊपर हम नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे कर देंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये प्रोविजन। उसके बाद में अगर ये बिजनेस एग्जिस्ट नहीं रहा, मतलब बिजनेस बंद कर दिया, तभी भी हम अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन का जो लॉस है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पूरा का पूरा खत्म किया था। 15 मिनट में आपका अच्छा रिवीजन हो गया। कुछ पॉइंट अगर छूट गया होंगे कुछ डिप्रिसिएशन के रेट, तो एक बार आप खुद से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम आज का लेक्चर चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अब एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च जो है अपना सेक्शन नंबर 35। तो देखो असेसी ने, अब असेसी एक तो साइंटिफिक रिसर्च खुद कर सकता है या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी और को पैसा दे सकता है। साइंटिफिक रिसर्च वो खुद कर सकता है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी रही, सैमसंग रही, एप्पल रही, बजाज रही, मारुति रही, सुजुकी रही, जो भी कंपनी आपने इंडस्ट्री की, मतलब ऑटोमोबाइल कि जो जितने भी इंडस्ट्री वो खुद भी अपना रिसर्च करती है, तो उसके वजह से उनको साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा लग सकता है। अब एप्पल ने नया मोबाइल निकाला, एप्पल 16 निकाला है उन्होंने, आईफोन 16, तो उनके लिए वो कैमरा का यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है कि बाजू से वो कैमरा पर उसके मीम बन गए कि नोकिया ने ये बहुत सालों पहले उनके जो डब्बे फोन रहते थे अपने बटन वाले, तो उसमें फीचर फोन बोलते हैं उनको, तो उसमें ये ऑप्शन उन्होंने पहले ला के रखा था। अब एप्पल ने बस उसको टच में कन्वर्ट किया होगा, ऐसा कुछ मीम आ रहे थे, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो उनका तो ये बकवासी हो गया होगा उनका साइंटिफिक रिसर्च अगर देखा जाए तो। अगर ये पहले से नोकिया ने ला के रखा होगा तो इनकी अब एप्पल में, ब्रांड तो है एप्पल, पर इनकी इतनी इज्जत नहीं बढ़ी वो साइंटिफिक रिसर्च है, पर छोड़ो वो उनकी बात है। तो इनका किया है साइंटिफिक रिसर्च, एसएससी ने जो भी खर्चा इनकर किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अब वो रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है और कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है, कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। तो उसका 100% अपने को एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा एज अ डिडक्शन। 100% अपन P&L में जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा P&L में डेबिट साइड एज एक्सपेंस अपन क्लेम कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी अमाउंट कर दो, 100 करोड़ कर दो, 1000 करोड़ कर दो, 1 लाख करोड़ कर दो, जितना भी अमाउंट आप साइंटिफिक रिसर्च में इनकर्ड कर सकते हो, वो पूरा का पूरा अमाउंट आप 100% उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो P&L में। अगर प्रॉफिट अपना 100 रुपए और अपना साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा 1 लाख रुपए चला गया, तो माइनस चला जाएगा अपनी अमाउंट, 9,99,900 अपना अमाउंट आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट है ये अपना अनएब्सॉर्ब रहा, अपना साइंटिफिक रिसर्च, तो इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नीचे नोट में देखे रखा है मैंने कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च रहा, unabsorbed capital expenditure of scientific research can be carry forward, और ये unabsorbed depreciation की जैसा ही हम इसको ट्रीट करेंगे, unabsorbed depreciation की जैसा ही हम ट्रीट करेंगे। तो जितना भी अमाउंट है, जितना भी अमाउंट हम साइंटिफिक रिसर्च में खुद के बिजनेस में यूज कर रहे हैं, फिर वो कैपिटल नेचर का रहो या रेवेन्यू नेचर का रहो, कैपिटल नेचर का रहो या रेवेन्यू नेचर का रहो, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा अपने को एज ए डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, एज ए डिडक्शन अलाउ हो जाएंगे, एज ए डिडक्शन अपना अलाउड हो जाएगा। तो इसका 100% अपने को एक्सपेंडिचर इनकर। अब यहाँ पे जो लैंड हमने परचेस की है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखो अगर P&L रहा, P&L में अपने अगर इधर साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा देके रखा है, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा देके रखा है, समझो 500 रुपए यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा देके रखा है, और अपना नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट समझो 150 रुपए, यहाँ पे 150 रुपए नेट प्रॉफिट है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, हमने 500 रुपए इनकर कर लिया। अब ये जो 500 रुपए है, ये जो 500 रुपए है, अब नेट प्रॉफिट हम लिख ले। अब ये जो 500 रुपए है ना, 500 रुपए में से है ना 50 रुपए उन्होंने लैंड में परचेस किया था, 50 रुपए जो है वो लैंड में परचेस किया था, लैंड लिया था उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लैंड परचेस किया था। तो ये 50 रुपए का अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, 50 रुपए का अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे आप P&L में पूरा 500 लिया है, 500 में ये लैंड का अमाउंट इंक्लूड है। अब यहाँ से अपने को 50 का डिडक्शन नहीं मिल जाएगा, यहाँ डिडक्शन नहीं लेना है। तो एक्चुअली यहाँ में देखा जाए तो अपन यहाँ 450 का ही डिडक्शन ले सकते थे, 450 का ही डिडक्शन ले सकते थे, पर हमने P&L में पूरा 500 डाल दिया है, P&L में पूरा 500 डाल दिया है। तो लैंड का डिडक्शन जो लिया अपने को डिसअलाउ करना पड़ेगा, लैंड का जो डिडक्शन है अपने को डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो लैंड का जो अमाउंट है अपन यहाँ पे
इसको प्लस कर देंगे, लैंड का जो अमाउंट है यहाँ पे वो प्लस कर देंगे और उससे 50 रुपए से अपना यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 50 रुपए से अपना नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने को लैंड का जो अमाउंट है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो लैंड का जो अमाउंट है उसको अपने को ऐड बैक कर देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया, तो अपन देखा जाए जो लैंड का डिडक्शन है उसका जो इफेक्ट दिया था हमने P&L में वो पूरा नील कर दे रहे, उसको नलीफाई कर दे रहे। तो देखो लैंड का जो डिडक्शन है वो अपने को नहीं मिलेगा, 100% एक्सपेंडिचर इनकर्ड अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, इसका अपने को 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब मेरी बात समझो, मैं एक नई इंडस्ट्री खोल रहा हूँ, एसके लिमिटेड बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मेरे साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैंने पूरा प्लान कर दिया। अब ये 3-4 साल बाद खोलने का मेरा प्लान है। अब जो भी खर्चा मैं यहाँ पे मैंने अभी से साइंटिफिक रिसर्च करना चालू कर दिया, समझो ये 2024 चल रहा है, 2028 में मेरी ये इंडस्ट्री ओपन करने का मेरा प्लान है। 2028 में मैं सीए बन जाऊंगा, बहुत पैसे छाप लूंगा 3-4 साल में, तो 2028 में मैं ये इंडस्ट्री चालू करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके वजह से मैंने ये इंडस्ट्री चालू करने के लिए मैं साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा कर रहा हूँ, अब ये साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा मेरा 1000 करोड़ का हो गया। मेरा यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा जो है 2028 तक 1000 करोड़ का मेरा साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा हो गया। तो गवर्नमेंट बोलती है तूने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा किया ना, चल तेरे को अलाउ किया जाएगा, पर ये जो खर्चा है ये बस प्रायर 3 साल का ही लेना पड़ेगा। मतलब 2028 में अगर इंडस्ट्री ओपन हो रही है, 2028 में अगर इंडस्ट्री चालू हो रही है, तो उससे 3 साल पीछे और 2025 के बाद भी जो खर्चा किया 2028 तक, वही खर्चा अपने को एज एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा। अब अपने को देखना पड़ेगा कि 1000 में से 2025 के बाद कितना खर्चा हुआ, 2025 से पहले कितना खर्चा हुआ, उसका बाइफर्केशन करना पड़ेगा, और 2025 के बाद जितना भी खर्चा हुआ, मतलब अपना बिजनेस कमेंस होने से पहले के 3 साल देखने पड़ेंगे अपने को। बिजनेस कमेंस होने से पहले के 3 साल देखो, और ये 3 साल में जितना भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा किया है वो अपने को अलाउड हो जाएगा, एज ए डिडक्शन। फिर वो रेवेन्यू रहो या कैपिटल रहो, अपने को 100% उसका डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। समझ में आया क्या ये बात? चलो यहाँ पे लिख के दिए मैंने, एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इज आल्सो अलाउड एज डिडक्शन। तो 100% एक्सपेंडिचर अपने को अलाउड हो जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर में किया तो उसका तो डिडक्शन मिल जाएगा, पर अपना बिजनेस कमेंस होने से पहले 3 साल किया, अपन ने कोई भी 3 साल तक खर्चा किया, तो उसका भी अपने को डिडक्शन मिल जाएगा 100%। साइंटिफिक रिसर्च में जो भी खर्चा किया उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये हमने खुद के लिए, हमारे बिजनेस प्रोफेशन के लिए हमने खुद ने ये इन्वेस्टमेंट किया है, हमने खुद ने ये साइंटिफिक रिसर्च किया है, मैंने खुद ने साइंटिस्ट हायर किए, मैंने खुद ने मशीनरी परचेस की, जितना भी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उनको सैलरी वगैरह वो मैंने खुद के लिए दी थी, मैंने खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए दिया था। अब मैंने ये जो पैसे मैंने किसी और को दे दी, क्या ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिए? देखा जाए तो ये कोई प्रकार का साइंटिफिक रिसर्च ही कर रही है वो इंस्टीट्यूट कोई भी लैबोरेटरी रही या फिर कोई कंपनी रही जो साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो उनको मैंने कोई भी अमाउंट दे दिया। समझो इसरो तो गवर्नमेंट है, पर कोई भी ऐसी कंपनी रहे, समझो टाटा है, तो टाटा ने कोई साइंटिफिक रिसर्च का कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने का चालू किया और मैंने उन कंपनी को कोई भी डोनेशन दिया, तो क्या इसका डिडक्शन मिल जाएगा? तो गवर्नमेंट बोलेगा हाँ इसका डिडक्शन तुम ले सकते हो, क्योंकि इससे साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, इसका अपना इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ये जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये अपने इंडिया की इकोनॉमी अच्छी करने के लिए, इंडिया की ग्रोथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी प्रकार का खर्चा आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कर रहे हैं, फिर वो खुद के लिए कर रहे हैं या फिर किसी और के लिए कर रहे हो, और वो किसी और को किया हुआ खर्चा वो इंसान, वो इंस्टीट्यूशन, वो कंपनी अपने साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर रही, तो इसका अपने को डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। तो देखो, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी कंपनी ने खर्चा किया होगा, उनको, वो कंपनी को हमने कोई भी अमाउंट पे किया, तो वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो खर्चा करेंगे कंपनी की, इसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। उसके बाद में नोटिफाइड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो कोई भी प्रकार की यूनिवर्सिटी रहे, कॉलेज रहे, रिसर्च एसोसिएशन रहो, इंस्टीट्यूशन रहो, इनको भी हमने कोई भी डोनेशन दिया, साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है, ये सारे इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी जो है वो नोटिफाइड है और साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो इनको भी कोई भी प्रकार का हमने डोनेशन दिया, तो वो अपना एज ए डिडक्शन अपने पीजीपी में हम उसका 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में नोटिफाइड अप्रूव यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन
और सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, मतलब सोशल साइंस का रिसर्च हो या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो, सोशल साइंस का रिसर्च हो या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो, तो इसमें भी कोई भी खर्चा किया होगा, इसमें भी कोई भी खर्चा किया होगा, तो सॉरी इसमें भी कोई खर्चा करने वाली कोई इंस्टीट्यूशन होंगी, इनको हमने डोनेशन दिया, तो ये जो डोनेशन है उसका अपने को बेनिफिट मिल जाएगा, उसका अपन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उसका अपन डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद में कोई भी अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी रहो, यूनिवर्सिटी रहो, आईआईटी रहो, स्पेसिफाइड पर्सन फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अंडर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम, तो इनको भी कोई भी प्रकार का हमने डोनेशन दिया, कोई भी प्रकार का उनको अमाउंट पे किया, और वो अमाउंट उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च में ही वो यूज करने वाले, तो इसका 100% ऑफ सम पेड, 100% ऑफ सम पेड, 100% ऑफ सम पेड, इसका अमाउंट का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, समझो एक बात समझो, 14 फेब 2024 को मैंने कोई साइंटिफिक आईआईटी, समझो कोई भी आईआईटी, इनको मैंने डोनेशन दे दिया, 50 लाख का इनको डोनेशन दे दिया मैंने, और वो साइंटिफिक रिसर्च में यूज करने वाले, इसको पूरा साइंटिफिक रिसर्च में यूज करने वाले नोटिफाइड, इनको मैंने अमाउंट दे दी, इनको मैंने अमाउंट डोनेट कर दी। अब उनका क्या हुआ, अब मैं जो रिटर्न है, अब ये 14 फेब को दे दिया मैंने, अखिल भारतीय सिंगल संगठन का ये जो दिन है वो दुख भरा दिन होता है, दर्द भरा दिन होता है, वैलेंटाइन डे होता है इस दिन पर, और हम दुख मना रहे होते हैं अखिल भारतीय सिंगल संगठन। तो अब मैं तो रिटर्न भरूंगा 31 को, 31/3/2024 तक मेरा रिटर्न जाएगा। प्रीवियस ईयर मेरा 23-24 यहाँ पे, प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो 31 मार्च तक मेरा रिटर्न जाएगा। तो इसमें मैं ये जो 50 लाख है, इसमें मैंने इनको डोनेशन दिया है, तो 50 लाख का मैं पूरा का पूरा यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर दूंगा। 50 लाख का मैंने पूरा का पूरा डोनेशन जो है उसका डिडक्शन मैं क्लेम कर लूंगा 100%, सेक्शन नंबर अपना 35 के हिसाब से। अब क्या हुआ, अब मेरी बात समझो, यहाँ पे है ना 31/3/2024 को ये जो आईआईटी है ये बंद हो गई, इनका नोटिफाइड था, ये पूरा नोटिफाइड, इन्होंने कुछ कांड कर दिया उनके आईआईटी में, बंद हो गया, ये कॉलेज बंद हो गई, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, नोटिफाइड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन कोई भी नोटिफाइड रहो, और उनको हमने डोनेशन दिया, और वो डोनेशन के बाद ही इंस्टीट्यूशन बंद हो गया, उसी साल में बंद हो गया, तो क्या मेरे को डिडक्शन अलाउ हो जाएगा? तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ, तूने पैसा दिया तब नोटिफाइड था, हाँ, तूने पैसा दिया तब वो साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व थे, हाँ, तूने पैसा दिया तब वो साइंटिफिक रिसर्च में थे, नोटिफाइड भी थे, तो तूने पैसा दिया है ना, तो तू उसका डिडक्शन क्लेम कर दे। बाद में वो बंद भी हो गया है, वो इंस्टीट्यूशन, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, वो आईआईटी, तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, उसका बंद होने से आपका कुछ भी लेन देना नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि डिडक्शन अलाउड इवन इफ अप्रूवल इज ऑफ इंस्टीट्यूशन विड्रॉल आफ्टर द पेमेंट, मतलब पेमेंट करने के बाद आपने 14 फेब को पेमेंट किया और 15 फेब को उन्होंने वो इंस्टीट्यूशन का जो अप्रूवल है वो रिमूव हो गया, जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होगी वो रिमूव हो गया, अप्रूव उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है, इंस्टीट्यूशन को जो सर्टिफिकेट मिलता है तो उनका चला गया। तो क्या देखो मैं क्या बोल रहा था, डिडक्शन फिर से एक बार देख लेते, पॉज कर दिया था थोड़ा। तो डिडक्शन इज अलाउड इवन इफ अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन इज विड्रॉल आफ्टर द पेमेंट, मतलब पेमेंट के बाद कोई भी अप्रूवल विड्रॉ हो गया वो इंस्टीट्यूशन का, तो उनको फिर भी डिडक्शन मिल जाएगा, असेसी को, मतलब असेसी को डिडक्शन मिल जाएगा, जो भी उसने अमाउंट पे किया है वो इंस्टीट्यूशन, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज को। उसके बाद में जो अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो अपन जो है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जैसा है उसमें ट्रीटमेंट होगा, वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसका सेट ऑफ का वैसे ही होगा, करंट ईयर डिप्रिसिएशन, उसके बाद में लॉसेस, और उसके बाद में अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन और अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा अपने साइंटिफिक रिसर्च का। तो वो अब एक बात समझो, no depreciation is allowed, no depreciation allowed, no depreciation allowed, no depreciation allowed if deduction under 35 is claim, if deduction under section 35 is claim, अगर सेक्शन नंबर 35 का डिडक्शन क्लेम कर लिया हमने, अगर सेक्शन नंबर 35 डिडक्शन क्लेम कर लिया हमने, तो अपने को डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो यहाँ पे इसका 100% डिडक्शन, 100% एक्सपेंडिचर डिडक्शन अपने को अलाउड हो जाएगा, जो भी हमने कैपिटल
एक्सपेंडिचर किया है तो उसका 100% अपने को अलाउ हो जाएगा। तो 100% अलाउ होने के बाद जो कैपिटल का असेट का वैल्यू है वो 100% अपन ने डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैसे लोगे भाई तुम। तो वहां पे मैंने डिप्रिसिएशन पढ़ाते वक्त हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था शायद कि देखो अगर कोई भी डिप्रिसिएशन हमने अदर सेक्शन में पूरा का पूरा क्लेम कर लिया है तो उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। चलो एडिशनल डिप्रिसिएशन में लिया था वो, पर डिप्रिसिएशन भी वहां पे हम क्लेम नहीं कर सकते। समझा यहाँ तक जो भी हमारा असेट अगर इसमें अपने को डिडक्शन क्लेम कर लिया तो उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब साइंटिफिक रिसर्च असेट इज सोल्ड, साइंटिफिक रिसर्च का जो भी असेट हमने सेल कर दिया, सेल अमाउंट डिडक्शन अलाउड विचर इज लोअर, अपना पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर PGBP। तो हमको तो पूरा 100% यहाँ पे डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका पूरा का पूरा 100% अपने को डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अब डिडक्शन अलाउड होने के बाद ये असेट हमने बेच दिया, ये असेट हमने बेच दिया तो सेल अमाउंट और डिडक्शन अलाउड विचर इज लोअर का अपने को यहाँ पे डिडक्शन अपने को PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। PGBP हेड में अपने को टैक्सेबल करना पड़ेगा। अब ये क्यों किया, देखो यहाँ पे तो अपने 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया। अब 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर का, समझो 1000 रुपये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अपना एक्सपेंडिचर है 1000 रुपये का अपना असेट है, या अपना 100% डिडक्शन क्लेम कर दिया। अब ये 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया और हमने ये असेट बेच दिया, ये असेट हमने मार्केट में बेच दिया। अब ये जो पैसा मिल रहा है, ये जो पैसा मिल रहा है, अब अगर ये असेट नॉर्मल असेट बोलते तो हम इसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेते, आराम से डिप्रिसिएशन हर एक साल मस्त आराम से चलता। पर यहाँ पे 100% डिप्रिसिएशन क्लेम तो कर लिया और वो बेच दिया, मार्केट में बेच दिया। तो पहले ऐसे मतलब टैक्स प्लानिंग करते थे कि 100% डिप्रिसिएशन डिडक्शन ले लो अंडर सेक्शन 35 और उसको बेच डालो तो पैसा अपने इसमें जो अपने पूरे PGBP की लिस्ट है चार्जिंग सेक्शन उसमें आता नहीं था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी आपका सेल अमाउंट आपको मिला है, सेल अमाउंट मिला है या फिर आपने जो भी डिडक्शन क्लेम किया है, डिडक्शन जो भी हमने क्लेम किया है, तो उस विचर इज लोअर का अपने को यहाँ पे PGBP में टैक्सेबल कर देना पड़ेगा, PGBP में टैक्सेबल कर देना पड़ेगा। देखो सेक्शन नंबर 31 क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो हम अपने खुद के लिए बिजनेस में भी हमारा साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है, या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी भी साइंटिफिक रिसर्च कर रही होंगी तो उनको अपन डोनेशन दे सकते हैं, उनको अपन अमाउंट पे कर सकते हैं। तो ये दोनों का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अगर अपन खुद के लिए कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहो, इसका 100% अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अगर बिजनेस कमेंस होने से पहले 3 साल तक हमने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो उसका भी अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अब जब ये अमाउंट हमने आउटसाइडर को पे किया है तो उधर भी अपने को देखना पड़ेगा जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, अप्रूव्ड और नोटिफाइड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एसोसिएशन, इनको अगर ये अमाउंट पे की होंगी तो इसका ही अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया क्या? तो अब यहाँ पे जो अगर विड्रॉ भी कर लिया उसका अप्रूवल इंस्टीट्यूशन का तो अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन की तरह इसका ट्रीटमेंट होगा। अगर अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई बचा है तो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन के जैसे ही हम ट्रीट करेंगे उसको। डिप्रिसिएशन इस पर कैलकुलेट नहीं होगा अगर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 हमने क्लेम कर लिया है और ये साइंटिफिक रिसर्च का असेट हमने बेच दिया तो सेल्स अमाउंट और डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 विच इज लोअर का अपने को इनकम जो है वो टैक्सेबल कर देंगे हम अंडर द हेड ऑफ PGBP। ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 35। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। एक मिनट को, चलो, इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। तो देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी ऐसे बिजनेस होते हैं जो जिसमें प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट, जो भी बिजनेस प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट। अब एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट करके रखा है। या फिर कोई भी ऐसे बिजनेस है जो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ये प्रमोट हो। अब अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है,
कोई भी एसएससी ये इन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी ये इन्वेस्ट प्रमोट हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे बहुत सारी एक लिस्ट देके रखी है कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो इसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब जितना भी अमाउंट आप ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे, जितना भी अमाउंट ये बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर दोगे, उसका पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करो आप, तो आपको पूरे के पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी किया आपने, तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब कोई भी बिजनेस करने से पहले, कोई भी बिजनेस करने से पहले एक तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा हो सकता है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा हो सकता है। कैपिटल हो सकता है या फिर रेवेन्यू हो सकता है। अब रेवेन्यू नेचर का अगर खर्चा रहा तो इसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलेंगे, इसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलेंगे। और जो कैपिटल रहा तो कैपिटल ही आ जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अपन बिजनेस कमेंस होने के बाद इसको असेट साइड में दे देंगे। असेट साइड में ये आ जाएगा जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस कमेंस करने के पहले हमने इनकर किए, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलेंगे। अब अगर साइंटिफिक रिसर्च का होगा तो रेवेन्यू नेचर का रहो या कैपिटल नेचर का रहो, तो इसको अपना डिडक्शन मिल जाएगा। बिजनेस चालू करने से 3 साल पहले तक का अपने को खर्चा हो जाएगा। पर अगर बिजनेस कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है, मतलब अपन साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस नहीं, अपना साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहे, कोई भी प्रकार का एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, पर सेक्शन नंबर 35 AD में जो स्पेसिफाइड बिजनेस देखे रखे, जो स्पेसिफाइड बिजनेस देखे रखे, उसमें हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसमें हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे जो अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा वो अपने को बस डिडक्शन अलाउड ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो रेवेन्यू जो है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की जो डेफिनेशन है आपने इनकम टैक्स में, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है बिजनेस चालू करने के लिए, जो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसका डिडक्शन हम ये सेक्शन में ले लेंगे। पर ये जो बिजनेस चालू कर रहे हैं हम, ये स्पेसिफाइड बिजनेस होना, ये जो है ये हमारा पूरा का पूरा स्पेसिफाइड बिजनेस होगा, तभी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो अपन कैपिटलाइज कर देंगे और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। पर अगर हमको चाहिए कि हम ये 100% इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका अपने को डिडक्शन लेना है, तो अपन सेक्शन नंबर 35 AD में ले सकते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस होगा तो ही। तो ये सेक्शन एसएससी के लिए ऑप्शन है, पूरा का पूरा ऑप्शनल सेक्शन है ये। अगर एसएससी चाहिए तो ये सेक्शन में 100% डिडक्शन क्लेम कर सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, या फिर ये जो अमाउंट है उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटलाइज कर देंगे और कैपिटलाइज करने के बाद उसके ऊपर वो डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। तो 2 ऑप्शन है उसके पास, एक तो कैपिटलाइज कर दो और डिप्रिसिएशन क्लेम कर लो, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है स्पेसिफाइड बिजनेस में तो उसका पूरा का पूरा वो 100% डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। अब मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन अपना सेक्शन नंबर 28 में एक पॉइंट पढ़ा था, लास्ट पॉइंट था, और मैंने बोला था कि आपको ये 35 AD में समझ आ जाएगा। तो देखो, सम रिसीव्ड रिसीवेबल कैश इन काइंड ऑन द अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल असेट, जो कैपिटल असेट का अपने को बेनिफिट 35 AD में मिलता है, जो कैपिटल असेट का बेनिफिट अपने को 35 AD में मिलता है, अदरवाइज देन लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट being demolished, destroyed or transferred, being demolished, destroyed or transferred in respect of which whole amount of expenditure has been allowed as deduction under 35 AD। तो 35 AD में अपने को पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल गया है, और वो असेट हमने डिमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर ट्रांसफर कर दिया, तो इसका अमाउंट अपने को पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल कर देना पड़ेगा, पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल कर देना पड़ेगा। फिर से अपन सेक्शन नंबर 35 में इसको पढ़ लेंगे, अब अच्छे से पढ़ लेंगे। चलो अब चालू कर देते हैं अपन 35 AD स्टार्टिंग से। तो देखो, अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। ये सेक्शन जो है अपना ऑप्शनल है। ऑप्शनल कैसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम करने के बाद वो असेट कैपिटलाइज कर दे और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर ले। ये रहा पहला ऑप्शन। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में ये इन्वेस्ट किया है तो पूरा का पूरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन है वो 35 AD में ले लिया, वो 35 AD में ले ले। तो ये 2 ऑप्शन है, तो अपन पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं 35 AD में। तो ये देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा, एक्सेप्ट लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो लैंड, बिल्डिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अपने को यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। लैंड, बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड, बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड, बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अपने को यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो,
लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपने को ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो भी शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है, तो इसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। लैंड का भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, गुडविल का अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अब incurred prior to the commencement of the operation, incurred prior to the commencement of the operation, मतलब हमारा बिजनेस चालू करने से पहले हमने कोई भी खर्चा इनकर किया तो क्या इसका डिडक्शन मिलेगा क्या? यस, इसका डिडक्शन मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा in the year of commencement, provided that such capital expenditure is capitalized in the book on the date of commencement, on the date of commencement। अब मेरी एक बात समझो, ये अपना P&L, ये अपनी बैलेंस शीट, हमने कोई भी 1,000 रुपए का एक्सपेंडिचर इनकर किया, हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस है और उसमें हमने 1,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 1,000 का इन्वेस्टमेंट किया हमने। अब 1,000 जो है हमारा एक तो कैपिटलाइज हो जाएंगे, यहाँ पे कैपिटलाइज हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन क्या है? कैपिटलाइज तो हो गया, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं हम, या फिर 35 AD के अंदर हम पूरा का पूरा जो 1,000 रुपए उसका डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। समझो अब ये हमने बिल्डिंग ली है और अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं अपन, जो हमारा जो प्रिस्क्राइब रेट है उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन क्लेम कर लो, या फिर 35 AD, समझो हम 10%, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम 10% यहाँ पे इसका डिप्रिसिएशन रेट ले लेते, तो यहाँ पे 1,000 का 10%, तो अपना डिप्रिसिएशन आ जाएंगे 100 रुपए, या फिर 35 AD के अंदर पूरा का पूरा 1,000 रुपए आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, पूरा का पूरा 1,000 रुपए आप क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैपिटलाइज हो गया, एक तो डिप्रिसिएशन क्लेम करो या फिर 35 AD का ऑप्शन सेलेक्ट कर। 35 AD का आपने अगर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन नहीं लग सकते। अगर डिप्रिसिएशन आपने क्लेम कर लिया तो 35 AD का अपन ऑप्शन नहीं ले सकते। तो दो ऑप्शन है अपने पास, समझ में आया ये? तो देखो, डिडक्शन 100% डिडक्शन अपने को अलाउ हो जाएगा, ये कैपिटलाइज करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट। अब समझो कोई भी असेट ऐसा है कि हमने ये P&L में डाल दिया 1,000 रुपए और इसका कोई भी बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट नहीं, है, तो ये क्या इसका अपने को डिडक्शन मिलेगा? नहीं, इसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी 3 साल का जो हम रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च में देख रहे थे, 3 साल, हमारा बिजनेस कमेंस होने से पहले 3 साल, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी साल में कर सकते हो, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितने भी साल लग सकते हैं ये बिजनेस कमेंस होने को, आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा, 100% आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी 3 साल की लिमिट अपने को नहीं है साइंटिफिक रिसर्च जैसे। उसके बाद में अगर आफ्टर द कमेंसमेंट हुआ तो 100% जो डिडक्शन है वो अपने को अलाउड हो जाएगा, 100% अपने को डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। मैंने क्या बोला? स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर हमारे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, स्पेसिफाइड बिजनेस में हमारा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो अपने को 100% डिडक्शन मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये स्पेसिफाइड बिजनेस होते क्या है भाई? स्पेसिफाइड बिजनेस जो है इसको हम इसमें हमको इन्वेस्ट करना है, इसको हमारे को इसमें जो है हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करने वाले ये पूरे बिजनेस में। तो ये कौन से बिजनेस है? तो देखो यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट देके रखी है, आपके मॉड्यूल में भी बहुत लंबी लिस्ट देके रखी होंगी और उसके डेट, रिस्पेक्टिव डेट भी, जो इन्वेस्टमेंट की डेट दी होंगी। अब देखो प्रैक्टिकली इतना याद नहीं रख सकते हम कि कौन से बिजनेस की कौन सी डेट है, तो जो लिस्ट है अपनी वो तो याद कर सकते हैं अपन, तो लिस्ट हम याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। लिस्ट 2-3 बार पढ़ लो, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। अगर क्वेश्चन आया बाई चांस एग्जाम में इसके ऊपर 35 AD के ऊपर, तो लिख देना, समझो कोल्ड चेन फैसिलिटी का आपको क्वेश्चन मिला और आपको याद आया कि कोल्ड चेन फैसिलिटी जो है अपने 35 AD में हमने नाम पढ़ के रखा है, तो कोल्ड चेन फैसिलिटी इज स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, अपने को ऐसे लिख के आना पड़ेगा। पूरी लिस्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस स्पेसिफाइड बिजनेस है ये अपने को वो आंसर चेक करने वाले को बताना पड़ेगा कि कोल्ड चेन फैसिलिटी अपना स्पेसिफाइड बिजनेस है और उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तो अपने को 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। ये बस उसको बताना पड़ेगा। पूरी लिस्ट 2-3 बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएंगे कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस है अपने
इसके अलावा कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो अपने को यहाँ पे सेक्शन नंबर 35 में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो स्पेसिफाइड बिजनेस में कोल्ड चेन फैसिलिटी सबसे पहला, उसके बाद में जो भी 2 स्टार एंड अबाउ, 2 स्टार और अबाउ की जो होटल्स है, 2 स्टार्स एंड अबाउ की जो होटल है उसमें भी हमने इन्वेस्ट किया। अब 2 स्टार एंड अबाउ के होटल को क्यों प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट? जो मतलब टूरिज्म जो होता है, टूरिज्म सेक्टर, इसको अगर प्रमोट करना होगा तो होटल एक बेस्ट जरिया है मतलब प्रमोट करने का। होटल में लोग रहेंगे तो जो भी एरिया है वहाँ पे अगर 2 स्टार, अब होटल कहाँ पे खोलेंगे लोग? जहाँ भी टूरिज्म है, टूरिज्म में अगर होटल रहा 2 स्टार एंड अबव का तो वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर आएंगे या फिर जो भी अच्छे घर के लोग हैं वो ऑब्वियसली 2 स्टार 3 स्टार होटल में रहना अफोर्ड करेंगे वहाँ पे। तो वो वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी बिजनेस में हमने किया 2 स्टार के होटल में या उससे ज़्यादा की कैटेगरी मतलब 3 स्टार 4 स्टार जो भी होटल है, तो हमको पूरा का पूरा 100% अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, 100% अपने को कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी हो गया, होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी का हो गया। अब समझो ये जो होटल है, मैंने होटल बनाई, मैंने एकदम ताज रेसिडेंसी की कंपटीशन में मैंने खुद की होटल खड़ी कर दी, इसके ऊपर 100% डिडक्शन मिल जाएंगे मेरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जो बिल्डिंग रही, जो मैंने वहाँ पे पूरे यूटेंसिल्स परचेज किए, ये सारे के सारे जो टेबल रहे, फर्नीचर है, पूरा का पूरा मेरे को 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये जो होटल है ना, ये जो इसके ऑपरेशन मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिए, बस मैं ऑपरेशन ट्रांसफर कर सकता हूँ। मैं ऑपरेशन मतलब कोई और बस संभाल रहा है होटल, ओनरशिप तो मेरे पास है, पर मैं किसी और को वो संभालने के लिए दे रहा हूँ, किसी और को मैं संभालने के लिए दे रहा हूँ। अब बहुत सारे बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजीज होती है, बहुत सारे होटल्स जो होते वो खुद नहीं संभाल सकते, तो वो क्या कर देते, जो कोई भी लोकल एक अच्छे होटल पकड़ लेते और वो उसको बोल देते कि तू हमारे भी होटल देख ले। तो ऐसा होता है बहुत सारे बिजनेस में, जहां बहुत सारे अच्छे होटल्स वो मतलब संभाल सकते हैं। अब कोई भी दूसरे समझो मैं अब महाराष्ट्र का हूँ, अब मेरे को समझो जम्मू कश्मीर में कोई 2 स्टार एंड अबव के होटल खोलने है, वहां पे मैं खोल दी, तो वो वहां पे मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, मेरे को ज्यादा उस एरिया का पता ही नहीं, पर जो लोकल होगा वो एरिया का, उसको वो मार्केट इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज होगा जम्मू एंड कश्मीर का। तो अगर मैंने उसको ऑपरेशंस दे दी कि तू ऑपरेशन संभाल ले भाई, ओनरशिप मेरे पास रहेंगी, ऑपरेशन तू संभाल ले, तो ओनरशिप तो मेरे पास है, मैंने 2 स्टार एंड अबव का होटल खोला है, वहां पे मेरा बिजनेस प्रमोट हो रहा है, वहां पे वो बस ऑपरेशन जो है वो दूसरा आदमी देख रहा है, तो फिर भी क्या मेरे को 35 AD का डिडक्शन मिल जाएगा? तो यस, आंसर यस है। तो 35 AD का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आपने ऑपरेशंस भी किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो आप 35 AD का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हम 100 से ज्यादा बेड पेशेंट के लिए 100 से ज्यादा बेड अपन वहां अगर लगा दी और हमने ये ऐसे स्पेसिफाइड बिजनेस में हमने इन्वेस्ट कर दिया और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका अपने को 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम, जो भी स्लम एरिया रहता है उसमें अगर स्लम डेवलपमेंट स्कीम में गवर्नमेंट प्रमोट करती थी कि ऐसे एरिया में आप हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाओ, तो उधर भी अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट का बिजनेस है और उधर हमने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो अपने को 100% डिडक्शन मिल जाएगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, गवर्नमेंट ने ये बहुत सारी स्कीम आती है कि आपको कम प्राइस में आपको घर मिले, जो मतलब घर है एक बेसिक नीड है हर एक ह्यूमन की, तो ये भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करता है कि आप अगर कोई भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, तो फर्टिलाइजर का आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनलैंड कंटेनर डेपो क्या होता है? जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो एक वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ रहता है, मतलब जो अपने समुद्र है अपना सी के पास में जो डेपो होते हैं वहां पे पहले वेयर हाउस में वो मतलब जमा करके रखते हैं, और जमा रखने के बाद समझो अब मैं यहाँ पे कहा देखते, समझो मैंने चेन्नई में मैंने माल मंगाया, पूरा इंपोर्ट हो गया चेन्नई के पोर्ट पे। अब चेन्नई के पोर्ट से मेरे को महाराष्ट्र में लाना है, वो माल अब वो क्या होता है, चेन्नई के वेयर हाउस में वो पूरा जमा करके रख दिया। अब चेन्नई से वो यहाँ पे जो महाराष्ट्र का डेपो है, वो महाराष्ट्र के डेपो है वहां पे आ जाता है माल, महाराष्ट्र के डेपो तक माल आ जाता है, तो इसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डेपो।
तो वहां पे इंपोर्ट तो अपने जो कोस्टल एरिया में जो अपने वेयर हाउसेस है वहां पे ही स्टोर होता है, वो वहां पे स्टोर होने के बाद अपने जो एरिया वाइज डेपो हो जाते हैं, कंटेनर डेपो हो जाते हैं, तो उधर वेयर हाउस जो होते हैं तो उधर स्टोर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डेपो। तो वहां पे उस बिजनेस में भी कोई हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो उसका भी अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में हनी प्रोडक्शन, यो हनी सिंह, वो हनी अपना प्रोडक्शन, मतलब हनी सिंह मतलब हनी का अगर प्रोडक्शन में रहा, हनी प्रोडक्शन में कोई भी बिजनेस का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस रहा हनी प्रोडक्शन का और उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपने को 100% डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, स्टोरेज ऑफ शुगर, शुगर के स्टोरेज के लिए कोई भी हम बिजनेस खड़ा कर रहे हैं उसका 100% अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर करने के लिए हम कोई भी बिजनेस खड़ा कर रहे होंगे तो 100% डिडक्शन अपने को अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ऑफ नेचुरल गैस और ऑयल, तो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो होंगी, समझो श्रीलंका है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन हम वहां से आप डेवलप कर रहे हैं नेचुरल गैस या फिर ऑयल के लिए, तो इसका इस बिजनेस में हमने इन्वेस्ट कर दिया तो इसका भी 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने को अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में स्लरी पाइपलाइंस, तो जो भी पाइपलाइन होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और, तो इसके बिजनेस में भी हमने कोई भी इन्वेस्ट कर दिया तो इसका भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में सेमी कंडक्टर ऑफ पेपर फैब्रिकेशन, चलो इसका एक बार मीनिंग देख लेता मैं, मेरे को भी नहीं पता है, कुछ ऐसे बिजनेस है वो अपने एग्जाम में पूछते नहीं है, बस अपने लिस्ट में देखे रखे हैं, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस ही पूछते हैं एग्जाम में। एक बार मैं भी मीनिंग देख लेता हूँ। तो ये क्या होता है, जो कंप्यूटर में जो पार्ट होते हैं उसका एक फैब्रिकेशन होता है तो उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंप्यूटर में यूज होता है प्रोडक्ट। और उसके बाद में डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आता है रोड, रेल, ब्रिज, कैनल, पोर्ट, एयरपोर्ट। इसमें ये कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपन ये बिजनेस में तो इसका 100% डिडक्शन अपने को अलाउ हो जाएगा। तो देखो इसमें से जनरली है ना, ये जो ऊपर के, अब ये जो 3-4 है ना लास्ट के, ये सेमीकंडक्टर, स्लरी पाइपलाइन, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, ये एग्जाम में पूछते नहीं है जनरली। और बाकी की जो है, अब होटल पूछ लेते, हाउसिंग प्रोजेक्ट का थोड़ा कम पूछते हैं एग्जाम में। उसके बाद में ये जो सारे इनलाइन कंटेनर डेपो भी थोड़ा कम पूछते हैं। इसके सिवा जितने भी आपको मैंने बोले वो जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज एक बार सारे पढ़ लो, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कौन से बिजनेस अपने स्पेसिफाइड है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको बस बता देना है कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है, ये बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ये बिजनेस में आप कमेंस कर रहे हो तो आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 35 AAD। अब अदर पॉइंट कुछ ये बिजनेस के लिए, अब ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा न्यू बिजनेस होना चाहिए, ये पूरा का पूरा न्यू बिजनेस होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए। ये रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिटिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस से ये बिजनेस खड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा न्यू कमेंसमेंट होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए। कोई भी बिजनेस आप स्प्लिट कर रहे हैं या फिर किसी भी बिजनेस का आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये बिजनेस अपने को नहीं चलेंगे। तो ये अगर स्प्लिटिंग अप या फिर रिकंस्ट्रक्शन से ये बिजनेस बनाए, स्प्लिटिंग अप या फिर रिकंस्ट्रक्शन से बिजनेस बनाए और इसमें हमने इन्वेस्ट किया तो अपन 35 AD के सेक्शन में अपन इसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, डिडक्शन हम 35 AD में क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, ये न्यू होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी ये न्यू होनी चाहिए। अब ये प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए मैंने बोला है। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी, अब एडिशनल डिप्रिसिएशन हम देखते थे, तब सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन हम नहीं ले सकते थे। अब यहाँ पे जो है 35 AD में अगर आपने कोई भी इंपोर्ट किया है, आपने कोई इंपोर्ट किया है बाहर के देश से, तो क्या अपने को 35 AD का डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज यस। इंपोर्ट भी किया रहा आपने प्लांट एंड मशीनरी बाहर के देश से तो आपको 35 AD का डिडक्शन मिल जाएगा, 35 AD का डिडक्शन मिल जाएगा, 35 AD का डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर
प्लांट एंड मशीनरी आपने सेकंड हैंड परचेस किया, प्लांट एंड मशीनरी आपको सेकंड हैंड परचेस किया तो एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता था, वो छोड़ दो आप। अब यहाँ पे देखो सेकंड हैंड अगर प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर परचेस किया तो ओवरऑल जो प्लांट एंड मशीनरी उसको 20% हम सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर सकते हैं, 20% हम सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर सकते हैं। तो पूरा अगर हमारा 100 करोड़ का अपना पूरा प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, 100 करोड़ का हम यहाँ पे 35 AD के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। उसमें से अगर 20% मतलब 20 करोड़ का हमारा अगर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी में होगा तो उसका हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उसका हम पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देखो प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, तो इंपोर्ट चल जाएगा अपना, कोई भी इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी रहा तो उसका अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी, 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी कैन बी होल्ड, मतलब सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी हम 20% तक ले सकते हैं, 20% तक सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ले सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे एनी एक्सपेंडिचर, एनी पेमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने सिंगल पर्सन को किया है, सिंगल डे पे किया है और वो 10,000 से ज्यादा किया है, 10,000 से ज्यादा किया है, अदरवाइज देन अकाउंट पेड चेक ड्राफ्ट ECS, अदरवाइज देन अकाउंट पेड चेक ड्राफ्ट ECS, तो उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी असेट परचेस करने के लिए हमने उसको कैश में एक्सपेंडिचर किया है 10,000 से ऊपर, तो वो असेट परचेस करने के लिए भी रहा वो एक्सपेंडिचर, तो उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब ये पॉइंट एक बार ध्यान से समझ लो, शायद मैंने लास्ट लेक्चर में जो हमारा पॉइंट था, ये पॉइंट सेम था वहां पे भी, तब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, शायद ऐसा लग रहा मेरे को, तो एक बार फिर से सुन लो। अगर आपको तब समझ में आएगा तो अच्छी बात, नहीं तो फिर से सुन लो। अगर मैंने कैश में एक्सपेंडिचर किया 10,000 से ज्यादा ये असेट परचेस करने के लिए या फिर कोई अदर रिलेटेड एक्सपेंडिचर, अपने को डिडक्शन मिलेगा क्या, अबाउट 10,000 होना, ये सारे डिडक्शन जो है ये अबाउट 10,000 है, अबाउट 10,000। सिंगल पर्सन को किया, सिंगल डे पे किया, सिंगल पर्सन को किया, सिंगल डे पे किया, तो डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं, डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर क्रॉस चेक से किया, क्रॉस चेक से किया तो डिडक्शन मिलेगा क्या, आंसर इज नो नो नो। क्रॉस चेक से अगर अमाउंट पे किया, क्रॉस चेक मतलब क्या होता है, आपको अगर अकाउंट्स पढ़ा होगा बचपन में फाउंडेशन में, या फिर आप रेगुलर बैंक जाते होंगे, अपना चेक ये यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। अब जो क्रॉस चेक जो होता है, क्रॉस चेक जो होता है वो एंडोर्स किया जाता है किसी और पर्सन को, मतलब पीछे लिख लेते कि एंडोर्स टू, तो ये एंडोर्स हो सकता है बहुत सारे पर्सन को, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं कि कितना एंडोर्समेंट हो सकता है। तो एंडोर्स मतलब कोई भी मेरे नाम का अगर मेरे को चेक मिला, आपने अगर मुझे चेक दिया, मैं बैंक में जमा कर दूंगा, पर मेरे को किसी और को पैसे देने, मेरे को किसी और को पैसे देने, समझो आपने मेरे को 10,000 का चेक दिया और 10,000 का चेक आपने क्रॉस चेक दिया, आपने बस क्रॉस चेक दिया, आपने यहाँ पे 2 लाइन लिख दी और यहाँ पे मेरे को क्रॉस चेक दिया। अब मेरे को 10,000 का चेक मिला, अब ये मैं बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ, मेरे मतलब बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकता हूँ 10,000 का चेक। अब मेरे को ये 10,000 रुपये किसी और पर्सन को देने, किसी और पर्सन को देने, अब मैं आपसे लूंगा, मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, मेरे बैंक में आएंगे, फिर मैं उस पर्सन को चेक दूंगा, ऐसा होगा नॉर्मल केस में अगर सोचा जाए। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे मैंने चेक लिया और वो चेक मैंने थर्ड पर्सन को दे दिया, वही चेक मैंने थर्ड पर्सन को दे दिया, तो क्या अब उसको पैसे मिल जाएंगे, इसके मिल जाएंगे। तो ये होता है एंडोर्समेंट, मतलब आपसे पैसे लिए, आपसे चेक लिया और चेक ही मैंने थर्ड पर्सन को दे दिया, ये होता है एंडोर्समेंट। तो जो क्रॉस चेक होता है उसमें एंडोर्समेंट अलग होता है। तो क्रॉस चेक से अगर कोई भी पैसे हमने किए, क्रॉस चेक से कोई भी पैसे हमने दिए थर्ड पर्सन को, सिंगल डे पे सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा, सिंगल डे सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा, उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो कैश से दिया, चेक से दिया, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक से दिया, अकाउंट पे ही चेक, मतलब अब देखो अकाउंट पे ही चेक क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं और इसके बीच में अकाउंट पे ही लिख देते हैं, इसके बीच में अकाउंट पे ही लिख देते हैं। अब अकाउंट पे ही जो चेक होता है, अकाउंट पे ही जो चेक होता है ये एंडोर्स नहीं हो सकता है, अकाउंट पे ही जो चेक होता है ये एंडोर्स नहीं हो सकता है। मतलब आपने मेरे को चेक दिया, 10,000 का चेक दिया समझो आपने मेरे को, अब ये जो 10,000 का चेक आपने मेरे को दिया है और उसके ऊपर यहाँ पे अकाउंट पे ही लिख के दिया, उसके ऊपर आपने अकाउंट पे ही लिख के दिया। क्रॉस और अकाउंट से में क्या फर्क है, क्रॉस में बस आप 2 लाइन डाल के देते हो और अकाउंट पे चेक में आप ये 2 लाइन के बीच में लिख देते हैं अकाउंट पे।
अब ये चेक जो है मैं थर्ड पर्सन को दे रहा था क्रॉस चेक, पर अब ये चेक मैं एंडोर्स नहीं कर सकता थर्ड पर्सन को। जो पैसे है वो मेरे को ही आएंगे, अकाउंट में आएंगे, मेरे अकाउंट में ही आप जमा कर सकते हो, मेरे अकाउंट में ही आप जमा कर सकते हो। तो अगर अकाउंट पे ही चेक से दिए, अकाउंट पे ही चेक से अगर 10,000 से ज्यादा मैंने किसी और को पेमेंट किया है, अकाउंट पे ही चेक से मैंने थर्ड पर्सन को मतलब जिससे हमने असेट परचेज किया अपने सेक्शन में, तो अकाउंट पे चेक से आपने किसी को असेसी ने किसी और को पेमेंट कर दिया 10,000 से ज्यादा इन सिंगल डे सिंगल पर्सन को। अब अकाउंट पे ही चेक है तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा, अकाउंट पे ही चेक है तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या लिखा है देखो, अदरवाइज देन अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट और ईसीएस और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब यहाँ पे सारे ऑनलाइन मोड आ जाते हैं, एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं। पर कैश में दिया या फिर बेरर चेक रहा, बेरर चेक मतलब क्या होता है, क्रॉस चेक, बेरर चेक, एक थोड़ा आप वीडियो देख लो, कोई डीप में होगा तो यूट्यूब पे ही मिल जाएगा आपको। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अपने को चाहिए भाई, अपने को सीए बनना है, अपने को सीए बनना है, सीएमए बनना है, सीएस बनना है, तो इतना अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने को कि बैंकिंग सेक्टर में अपन चेक कैसे दे सकते हैं, चेक कैसे ले सकते हैं। तो देखो, अगर बेरर चेक मतलब क्या होता है, अगर मेरे को रास्ते पे चेक पड़ा हुआ मिला तो वो लेके जाऊंगा मैं बैंक के पास, मैं बोल दूंगा मैं ये चेक का मालिक हूं, मतलब मेरे नाम का चेक है, मेरे को पैसे दे दो, तो बैंक बिना सोचे समझे आपको चेक दे देगा, क्योंकि वहां पे बेरर चेक है, ऑर्डर चेक भी होता है, एक ऑर्डर चेक में आपको बेरर ही ऑर्डर होता है, तो अपने को वहां पे प्रूफ देना पड़ता है कि हम ये मतलब चेक जो है ये हमारे नाम का है, तो ये हमारा आईडी, और आपको वो कैश दे देंगे, जो भी आपके अमाउंट का चेक होगा उसका आपको कैश मिल जाएगा। तो देखो, बेरर चेक से रहा, क्रॉस चेक से रहा, या फिर कैश में रहा, बेरर चेक, क्रॉस चेक, कैश में दिया या फिर ऑर्डर चेक रहा, तो ये जो अमाउंट है ये आपको कैश में मिल सकती है वहां पर, या फिर जो क्रॉस चेक रहा ये एंडोर्स हो सकता है। तो इसके वजह से ये जो 3-4 टाइप की जो मेथड है पेमेंट की, तो इसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कैश में आपने पैसा दिया तो यहाँ पे फ्रॉड का चांस हो सकता है, क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक या बेरर चेक से आपने पैसा दिया तो यहाँ पे भी फ्रॉड का चांस हो सकता है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आपने अगर ये 3-4 मोड से अगर आप कोई भी ट्रांसफर करें तो इसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो क्या बोला है यहाँ पे, एनी अदरवाइज अकाउंट पे चेक आपके डायरेक्ट अकाउंट में जमा हो जाएगा तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। ड्राफ्ट डीडी जो होता है, डिमांड ड्राफ्ट, तो ये भी डायरेक्ट अकाउंट में जमा होता है, तो इसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, तो इसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड। अब प्रिस्क्राइब मोड में क्या क्या है, जितने भी ऑनलाइन मोड है, एनईएफटी, आरटीजीएस, जितने भी ऑनलाइन मोड आपको याद आते हैं जिसमें फ्रॉड के चांसेस नहीं, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, पर अगर ये प्रिस्क्राइब मोड, अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस के सिवा कोई भी हम पेमेंट कर रहे हैं, इसके सिवा कोई भी मोड से हम पेमेंट कर रहे हैं थर्ड पर्सन को, तो उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। और वो जो अमाउंट है, अब समझो यहाँ पे जो कैश अमाउंट है ये 10,000 सिंगल डे और सिंगल पर्सन को नहीं जाना। अब देखो, कोई भी बबलू है और बबलू को हमने एक्सपेंडिचर किया, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए किया, इससे हमने असेट परचेस किया। अब मेरी इंडस्ट्री समझो एसके लिमिटेड के लिए हमने असेट परचेस किया है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस में हमने मस्त 5 स्टार होटल खड़ी कर दी लद्दाख में ले लो स्पेलिंग में भी, देखो अभी इतना टाइम नहीं अपने पास, पूरा एग्जांपल से अपने को समझना है, अपनी एग्जाम आ रही है तो कहीं भी देखो यार, कहीं भी हमने 5 स्टार होटल खड़ा कर दिया अपने बिजनेस के लिए। अब ये बबलू से हमने असेट परचेस कर ली, अब असेट परचेस करने के बाद इसको हम अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस, इसमें अगर पेमेंट कर दिया हमने 10,000 से ज्यादा, समझो 1.5 लाख की मशीन है, और इससे हमने पेमेंट कर दी, अपने को 1.5 लाख का पूरा डिडक्शन मिल जाएंगे, 1.5 लाख का अपने को पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसके सिवा हमने कैश में इसको पेमेंट कर दिया, डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्रॉस चेक में ट्रांसफर किया, इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेरर चेक में ट्रांसफर किया, डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक बात समझो,
अभी एक बात समझो, ये जो पेमेंट है ना, ये सिंगल डे को सिंगल पर्सन को ना, सिंगल डे यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सिंगल डे सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे। अब ये जो 1.5 लाख है, ये जो 1.5 लाख है, अब मैंने बबलू को है ना 20 अलग अलग दिन में, मैंने 20 अलग अलग दिन में इसका पेमेंट कर दिया। आप 20 दिन में दे देते अपन, अब ये 1.5 लाख डिवाइड बाय 20, तो मैंने उसको 7,500 हर रोज दिया, हर रोज मतलब 20 दिन मैंने उसको 7,500 रुपए दिया, हर रोज उसको 7,500 रुपए दे रहा मैं कैश में, 7,500 रुपए दे रहा कैश में। डिडक्शन मिलेगा क्या? यस, डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डे बोला है, सिंगल पर्सन बोला है, यहाँ पे सिंगल पर्सन है पर यहाँ पे सिंगल डे भी होना चाहिए, सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे। यहाँ पे मैं सिंगल डे में 10,000 से ऊपर दे रहा हूँ क्या? अदरवाइज एन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस नहीं, मैं उसको 20 अलग अलग दिन में दे रहा हूँ, 20 अलग अलग दिन में 10,000 से कम अमाउंट दे रहा हूँ। पर्सन एक ही है पर 10,000 से कम अमाउंट दे रहा हूँ, अलग अलग दिन में दे रहा हूँ, तो क्या डिडक्शन मिल जाएगा क्या? यस, अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। ये आप मतलब याद रख सकते हो, आपको अगर प्लानिंग करनी रहे किसी भी चीज की तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हो आराम से। तो देखो आज की बातें पसंद आया तो लाइक कर देना। तो देखो बबलू को हमने पेमेंट कर दिया 20 अलग अलग दिन में 7,500 का पेमेंट कर दिया, 1.5 लाख की अपनी मशीनरी है। अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस से हमने पेमेंट कर दिया, अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। अब समझो ये एग्जांपल समझ में आया, चलो इतना इतना ही समझने की जरूरत है, ज्यादा इधर डीप में गया तो आप कंफ्यूज हो जाए। तो देखो सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, सिंगल डे नहीं करना तो चल सकता है। अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड, अगर 10,000 से ऊपर अमाउंट चल गया तो अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, अपने को यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड इफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। मैंने ये पॉइंट बोल दिया आपको कि आप अगर पूरा पूरा डिडक्शन 35 एडी में ले रहे हो तो आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। प्रॉफिट ऑफ or loss of specified business is to be calculated separately for set off and carry forward purposes। अब जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस जो होता है, जैसे हम स्पेकुलेशन का पढ़ा था, स्पेकुलेशन अलग स्पेसिफाइड अलग, स्पेकुलेशन अलग स्पेसिफाइड अलग। स्पेकुलेशन में अपन सट्टा खेलते हैं, स्पेसिफाइड में मतलब गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस में हमने कुछ भी इन्वेस्ट किया, हमको पूरा 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 35 एडी में। अब यहाँ पे ये जो बिजनेस है स्पेसिफाइड बिजनेस है, आपको ये स्पेसिफाइड बिजनेस, अब समझो मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है, मेरा एक मेरा एक कोल्ड चेन फैसिलिटी, मेरा एक होटल है, 5 स्टार का होटल है मेरा, और मेरा एक स्पेकुलेशन बिजनेस है, मेरा एक स्पेकुलेशन का बिजनेस है। अब देखो एक बात समझो, अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूं मैं। अब नॉर्मल बिजनेस का लॉस और प्रॉफिट आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल बिजनेस का लॉस और प्रॉफिट आपको अलग कैलकुलेट करना है, स्पेकुलेशन का आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। अब आप ये बोलेंगे कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, अब कोल्ड स्टोरेज का लॉस आप अलग से कैलकुलेट करो, और जो होटल है उसका इंडस्ट्री का लॉस आप होटल है जो 5 स्टार उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको अलग से कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस और प्रॉफिट आपको अलग से ट्रीट करना है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस का लॉस अलग ट्रीट करो, स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस अलग ट्रीट करो, कोल्ड और होटल जो है अपनी उसका प्रॉफिट और लॉस अलग से ट्रीट करो, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस हुआ है ये इसके साथ, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो सकता है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो सकता है। पर यहाँ पे आपको अगर कोई स्पेकुलेशन का बिजनेस रहा या फिर नॉर्मल बिजनेस रहा तो यहाँ पे इसका इंटरचेंज मतलब इसको मिक्स नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड बिजनेस रहा तो स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेकुलेशन रहा स्पेकुलेशन, नॉर्मल रहा नॉर्मल। तो देखो यहाँ पे लिखा है पॉइंट आपका
लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस जो है, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस जो है वो आप सेट ऑफ कर सकते हो ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। मतलब ये पूरे जो है आपके अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है, इसमें से 5-6 आपके स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो ये जितने भी प्रॉफिट जितने भी आपकी यूनिट है अच्छे आपके स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो इसके लॉस आप इंटरचेंज इधर से इधर सेट ऑफ कर सकते हो, पर इसको नॉर्मल बिजनेस में मत ढकेलो। ये अगर आपके 5 स्पेसिफाइड बिजनेस है, समझो कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन फैसिलिटी है, हॉस्पिटल मेरा, 5 स्टार होटल भी है मेरा, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन भी है मेरा, या फिर वो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन भी है मेरा, इसने सारे बिजनेस है मेरे, और एक अलग मेरी फैक्ट्री है, अलग से फैक्ट्री, नॉर्मल बिजनेस है मेरा कुछ भी। अब ये 5 बिजनेस जो है, ये जो 5 बिजनेस है, इसका प्रॉफिट अलग से ट्रीट करो, इसका लॉस अलग से ट्रीट करो। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, समझो मेरे होटल इंडस्ट्री में मेरे को लॉस हो गया, मेरे कोल्ड चेन फैसिलिटी में मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ। पर ये 5 जो है, ये जो 5 बिजनेस है मेरे, इसका प्रॉफिट और इसका लॉस आप अलग से निकालो, और जो नॉर्मल बिजनेस है आपका, इसका प्रॉफिट और लॉस अलग से निकालो। अब ये जो 5 बिजनेस है, ये जो 5 बिजनेस है, इसका आप प्रॉफिट और लॉस इधर से इधर, उधर से इधर खेल सकते हैं। बस ये 5 ही बिजनेस में, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस में ही आप प्रॉफिट और लॉस इधर से उधर खेल सकते हो। इसको नॉर्मल बिजनेस में मत ढकेलो, स्पेकुलेशन बिजनेस में भी मत ढकेलो। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस में ही अपने को खेलना है। ये अपनी लिमिट देके रखिए ओनर की, स्पेसिफाइड लिमिट में अपने को खेलना है यहाँ पे। तो देखो, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस इज सेट ऑफ only from the profit of any specified business and such loss can be carried forward indefinitely। तो अब जो ये लॉस है, ये जो लॉस है वो भी हम अनलिमिटेड, जितना भी पीरियड अपने पास है उतना भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब ये जब तक लॉस अपना जीरो होके सेट ऑफ नहीं हो सकता, तब तक अपन ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में असेट ऑन विच डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज क्लेम is sold, then the entire sale price or amount received shall be taxable as PGBP। अब भी मैंने आपको बोला था सेक्शन नंबर 28 में ये पॉइंट लिख के दिया है कि सेक्शन नंबर 35 का असेट 35 AD में आपने जो भी असेट परचेज किया होगा और आपने वो बेच दिया, तो आपको PGBP इनकम में उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। PGBP इनकम में वो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब ये टैक्सेबल हो जाएगा PGBP हेड में। तो 35 AD में आपने कोई भी असेट परचेज किया, उसको हमने सोल्ड कर दिया, तो ये सोल्ड किया हुआ पूरा का पूरा अमाउंट, सोल्ड किया हुआ पूरा का पूरा अमाउंट, सोल्ड किया हुआ पूरा का पूरा अमाउंट अपने को PGBP में टैक्सेबल कर देना पड़ेगा। PGBP में अपने को टैक्सेबल कर देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अब देखो, एनी असेट जो है, हाँ ये तो समझिए आपको। तो देखो, जो असेट आपने परचेज किया है स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, वो आपको मिनिमम 8 साल तक, मिनिमम 8 साल को आपको एक्सक्लूसिवली ये स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा। मतलब 8 साल आपको स्पेसिफाइड बिजनेस ही करना पड़ेगा ये असेट से। ये असेट आपने, अगर आपका नॉर्मल बिजनेस भी है, आपका ये स्पेसिफाइड बिजनेस भी, अब ये नॉर्मल बिजनेस से आप 8 साल में, सॉरी स्पेसिफाइड बिजनेस से आप 8 साल के अंदर अंदर नॉर्मल बिजनेस में ये असेट शिफ्ट कर रहे हो। मतलब देखो, मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है और मेरा एक स्पेसिफाइड बिजनेस भी है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे हमने एक असेट परचेस कर ली, यहाँ पे कोई भी एक असेट परचेस कर ली हमने, समझो ये असेट है, और ये सेम असेट अपने नॉर्मल बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। सेम असेट जो है अपने नॉर्मल बिजनेस में ही यूज कर सकते हैं। अब स्पेसिफाइड बिजनेस है अपना, स्पेसिफाइड बिजनेस में हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका पूरा का पूरा डिडक्शन हम ले सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अब ये 8 साल अपने को स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज करना पड़ेगा। 8 साल अपने को स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज करना पड़ेगा। अब 8 साल के अंदर अगर आपने ये नॉर्मल बिजनेस में शिफ्ट कर दिया, 8 साल के अंदर आपने ये नॉर्मल बिजनेस में शिफ्ट कर दिया, तो आपको यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो, 8 साल के अंदर इफ स्पेसिफाइड बिजनेस असेट इज कन्वर्टेड और ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब आपके नॉर्मल बिजनेस में आपने अगर शिफ्ट कर दिया, ये स्पेसिफाइड बिजनेस का असेट आपके नॉर्मल बिजनेस में शिफ्ट कर दिया विदिन 8 इयर्स, तो आपको PGBP इनकम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसका जो स्पेसिफाइड नॉट स्पेसिफाइड बिजनेस में उसका एक्चुअल कॉस्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब एक्चुअल कॉस्ट क्यों कंसिडर कर रहे हैं अपन, उसके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन क्लेम कर देना पड़ेगा, और ये जो एक्चुअल कॉस्ट है ये अपने ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड हो जाएगा। ये जो एक्चुअल कॉस्ट है वो अपने ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड हो जाएगा, तो देखो PGBP इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिडक्शन अलाउड, मतलब कॉस्ट ऑफ जो असेट है, जो हमने असेट परचेस की, उसका पूरा का पूरा कॉस्ट ले लेंगे,
उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करेंगे कि हमारा सेक्शन नंबर 35 AD अगर होता ही नहीं था, 35 AD अगर नहीं होता था तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर देते, उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे और जो भी अमाउंट बचा है वो अपना PGBP आ जाएगा, जो भी अमाउंट बचा है वो अपना PGBP आ जाएगा, वो अपना PGBP आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना ये नॉर्मल स्पेसिफाइड बिजनेस का PGBP इनकम हो गया। अब जो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ने हमने ऐसे ट्रांसफर कर दिया नॉन स्पेसिफाइड, अब ये जो PGBP इनकम है यहाँ पे देखो हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस है, कहाँ गया स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो यहाँ पे अपना PGBP हो जाएंगे, यहाँ पे अपना PGBP हो जाएंगे। अब नॉन स्पेसिफाइड मतलब आप ये ACC तो एक ही है ना, यहाँ पे समझो ACC तो एक ही यहाँ पे। अब इसका ये PGBP इनकम हो जाएगा, ये एसेट उसने ट्रांसफर किया तो PGBP इनकम हो जाएगा। थोड़ा डीजे का आवाज आ रहा होगा पीछे से, एडजस्ट कर देना। अब ये जो है नॉर्मल बिजनेस में आ गया। अब नॉर्मल बिजनेस में इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा, नॉर्मल बिजनेस में इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ असेट डेप्रिसिएशन लेस अपने को करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अलाउएबल इफ सच असेट इज नॉट यूज इन स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर ये असेट यूज नहीं होता था तो उसका डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे और ये अपने एक्चुअल कॉस्ट में मतलब ब्लॉक ऑफ असेट में अपने को ऐड कर देना पड़ेगा, ब्लॉक ऑफ असेट में आपको ये ऐड कर देना पड़ेगा। समझे आया था? ये है आपका सेक्शन नंबर 35 AD। सेक्शन नंबर 35 AD एक बार फिर से रिवाइज कर लो मेरे साथ। सेक्शन नंबर 35 AD क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव। थोड़ा एक बार पॉज कर लेता हूँ, ये डीजे जान दो फिर अपन चालू करें। तो देखो इन्वेस्टमेंट लिंक इंसेंटिव्स फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन नंबर 35 AD। सेक्शन अपने लिए ऑप्शनल है, अपन ये सेक्शन में बेनिफिट ले सकते हैं। किसका बेनिफिट ले सकते हैं? डिडक्शन अलाउड ऑन ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड बिल्डिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड बिल्डिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब अगर बिजनेस चालू करने से पहले हमने खर्चा किया या फिर बिजनेस चालू करने के बाद हमने कोई खर्चा किया तो फिर अब देखो बिजनेस चालू करने से पहले कोई खर्चा किया तो हम पूरा का पूरा यहाँ पे 100% डिडक्शन अपने को अलाउ हो जाएगा, पूरा का पूरा 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। कंडीशन यही है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इनकर्ड किया है वो कमेंसमेंट जिस दिन हुआ है उस दिन आपको पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा। जिस दिन कमेंसमेंट हुआ है उस दिन पूरा कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा। अब आफ्टर कमेंसमेंट हुआ है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन हुआ एंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर हुआ है तो 100% डिडक्शन अपने को अलाउ हो जाएगा, 100% अपने को डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। और स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से, अपने को कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा, कौन से इन्वेस्ट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ये सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए। तो सबसे पहला है कोल्ड चेन फैसिलिटी, होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी, हॉस्पिटल विथ 100 बेड्स ऑफ मोर। उसके बाद में हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, इनलैंड कंटेनर डेपो, हनी प्रोडक्शन, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर नेचुरल गैस एंड ऑयल, स्लरी पाइपलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और सेमीकंडक्टर wafer fabrication manufacturing unit, developing, maintaining and operation of new infrastructure projects, infrastructure facility जिसमें आता है रोड, रेल, ब्रिज, कैनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सारे के इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस हमने अगर खड़ा किया तो ये सारे स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट है। इसमें हम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अदर कंडीशन क्या क्या है, ये जो बिजनेस हमने फॉर्म किया है, ये जो बिजनेस हमने तैयार किया है, ये जो बिजनेस हम कमेंस करने वाले हैं, ये पूरा का पूरा न्यू होना, ये कोई स्प्लिटिंग अप या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस से हमने ये बिजनेस चालू करने को नहीं होना। जो प्लांट एंड मशीनरी हम परचेस करने वाले हैं ये पूरी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होगा। अगर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी हमने इंपोर्ट की होंगी तो इसको हम न्यू प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट करेंगे। अब जो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी हम परचेस कर रहे होंगे अगर, तो ये 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी हम परचेस कर सकते हैं, 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी हम परचेस कर सकते हैं। कोई भी पेमेंट अदर देन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS के थ्रू हुआ है, किसी भी पर्सन को हुआ है, सिंगल डे में हुआ है, सिंगल पर्सन और सिंगल डे में हुआ है, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS, और ये अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ऊपर की ये अमाउंट है तो ये अमाउंट का डिडक्शन अपन यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते।
अगर ये सेक्शन में हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया तो फिर अपन डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन हम क्लेम नहीं कर सकते। जो प्रॉफिट एंड लॉस से स्पेसिफाइड बिजनेस के सारे स्पेसिफाइड बिजनेस के अपने को अलग से कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अपने को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के पर्पस के लिए ये अलग से ट्रीट किए हुआ लगेगा। लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस हमेशा सेट ऑफ होंगे स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही, और ये अगर सेट ऑफ नहीं हुए तो अपन ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अनलिमिटेड, जितना भी चाहो उतना पीरियड के लिए हम ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में जो असेट है वो अगर सोल्ड कर दिया, स्पेसिफाइड असेट है, स्पेसिफाइड बिजनेस है अपना, उसके लिए हमने एक असेट लिया और उसका 100% डिडक्शन ले लिया, और ये असेट अगर सोल्ड कर दिया तो जो अपना अमाउंट मिला है और सेल प्राइस है उसका आपको टैक्सेबल कर देना पड़ेगा, वो अमाउंट आपको टैक्सेबल कर देना पड़ेगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। असेट जो है वो एक्सक्लूसिवली यूज करना चाहिए अपने स्पेसिफाइड बिजनेस में। 8 साल के लिए हमको ये असेट स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा। अगर 8 साल के अंदर ये असेट हमने नॉर्मल बिजनेस में ला ली, स्पेसिफाइड बिजनेस से ये असेट नॉर्मल बिजनेस में ला ली, तो 2 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपने को। एक तो अपने को पीजीबीपी इनकम निकालना पड़ेगा और ये एक्चुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी जो अपने नॉर्मल बिजनेस के ब्लॉक में इसको ऐड करना पड़ेगा। पीजीबीपी क्या आएगा, डिडक्शन अलाउड, मतलब जो कॉस्ट ऑफ असेट है वो अपना पीजी आ जाएगा, और उसके बाद में उसको डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा कितना। अगर ये 35AD सेक्शन नहीं होता तो डिप्रिसिएशन क्या लगाते हैं अपन, उस हिसाब से आपको डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ये असेसी का आ जाएगा पीजीबीपी इनकम। अब असेसी का जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें ये ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड होगा उसकी एक्चुअल कॉस्ट, तो ये एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेंगी, तो कॉस्ट ऑफ सच असेट लेना पड़ेगा, उसमें से आप डिप्रिसिएशन माइनस कर देना पड़ेगा। कैसे, अगर ये बिजनेस पूरा का पूरा अगर फर्स्ट ईयर से ये नॉर्मल बिजनेस में ही यूज किया जाता, अगर ये बिजनेस नॉर्मल बिजनेस में ही यूज किया जाता तो अपन इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना माइनस कर देते, वो डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचा है उसको हम एक्चुअल कॉस्ट ट्रीट कर लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट उसको ट्रीट कर लेंगे। समझ में आया क्या, इतना ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 35AD। और इसी के साथ साथ हमने एक पॉइंट पढ़ा था अपने सेक्शन नंबर 28 में जो अपना था चार्जिंग सेक्शन में भी आपको एक लास्ट पॉइंट दिया था कि कोई भी डिमोलिश हुआ, ट्रांसफर हुआ, डिस्ट्रॉयड हुआ सेक्शन 35AD का असेट और उसके बदले में आपको पैसा मिला तो आपको ये जो है आपको पीजीबीपी इनकम में उसको टैक्सेबल कर देना पड़ेगा, पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल कर देना पड़ेगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि बिजनेस कमेंस होने से पहले 2 ही खर्चे हो सकते हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज्यादातर खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बोल के हम ट्रीट कर सकते हैं, जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में दिए है तो उसका हम यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करेंगे। कब कहा डिडक्शन क्लेम करने, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 35D। 35D के अंदर हम प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंसेस है उसका डिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसका डिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन कैसे कर लेंगे क्लेम, अब अगर कोई भी न्यू कंपनी रही तो उसका भी अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर कोई एक्सटेंशन कर रहा है एग्जिस्टिंग बिजनेस का, जो बिजनेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और उसका एक्सटेंशन कर रहा है तो उसका भी उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएंगे, उधर एक्सटेंशन कर रहा है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएंगे। तो वो एक्सटेंशन कंप्लीट होने तक जो भी खर्चा उसने इनकर किया होगा तो वो हो जाएगा उसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से, और उसका वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, तो प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मतलब ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, फिजिबिलिटी मतलब ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी का एक रिपोर्ट बनता है, तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए कोई भी खर्चा किया होगा तो ये अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आ जाए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब क्या होता है, फिजिबिलिटी चेक करने के बाद उसको प्रोजेक्टेड अपन बैलेंस शीट P&L बनाते हैं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब ये प्रोजेक्टेड आपने अगर शार्क टैंक देखा होगा उसमें आप बोलते हैं कि प्रोजेक्टेड क्या है आपके वैल्यू, तो आपके 3 साल के क्या वैल्यू है, 5 साल के क्या वैल्यू है, 5 साल में इसका कितना ग्रोथ हो सकता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड। तो मतलब प्रोजेक्टेड वैल्यू निकालते हैं अपन पूरे बिजनेस की कि ये 5 साल में कितना प्रॉफिट होगा और 5 साल में इसका सारे रेशियोज कितने होंगे, सारे डेवलपमेंट कैसे होंगे ये बिजनेस का, ये इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद में मार्केट सर्वे का कोई भी एक्सपेंडिचर किए ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इंजीनियरिंग सर्वे,
ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एमओए एओए अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए कोई भी ड्राफ्टिंग और प्रिंटिंग का हमने खर्चा किया तो ये अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाएगा। उसके बाद में लीगल फीस तो आएंगी, यहाँ ऑब्वियस बिजनेस है, बिजनेस खड़ा करने के लिए अपने को लीगल फीस लग जाएंगी। उसके बाद में एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक इशू अगर कर रही होंगी कंपनी, पब्लिक इशू कर रही होंगी कंपनी, तो उसके रिलेटेड कोई भी खर्चा रहा तो उसका भी हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलेंगे। अदर एक्सपेंसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब, जब से सेक्शन आया तब से कोई भी अदर एक्सपेंसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो तब से वही लिस्ट देके रखेंगे। तो देखो अगर बिजनेस न्यू रहा तो अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर कोई एक्सटेंशन करना होगा, पुराने बिजनेस का एक्सटेंशन करना होगा तो बिजनेस कमेंस होने तक, बिजनेस का एक्सटेंशन कंप्लीट होने तक जो भी खर्चा आएगा वो अपन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ट्रीट कर सकते हैं। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे इलिजिबल असेसी कौन है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो देख लिया हमने कौन सा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। अब इलिजिबल असेसी कौन है? तो यहाँ पे इंडियन कंपनी या फिर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी, मतलब अपना रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट रहो या फिर इंडिविजुअल कंपनी रहो, नॉर्मल रेसिडेंट रहो या फिर इंडिविजुअल कंपनी रहो, ये सेक्शन का बेनिफिट हम ले सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमोर्टाइजेशन हम कर सकते हैं। इंडियन कंपनी रहो या फिर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी रहो, तो ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब डिडक्शन कैसे मिलेगा? डिडक्शन कैसे मिलेगा? एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और क्वालिफाइंग लिमिट, एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ और क्वालिफाइंग लिमिट, विचएवर इज लोअर लेने का, विचएवर इज लोअर लिया। अब जिस साल हमने बिजनेस कमेंस कर लिया, अब बिजनेस कमेंस कर लिया समझो 2023-24 में, अपना प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल 2023-24, अब ये साल तक हमने सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कवर कर लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर हो गए आपके। अब समझो 50 करोड़ रुपए अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, 50 करोड़ रुपए अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। अब डिडक्शन कैसे करना है आपको? डिडक्शन कैसे क्लेम करना है आपको? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और क्वालिफाइंग लिमिट, विचएवर इज लोअर, ये आ गया 50 करोड़ रुपए, अपना विचएवर इज लोअर आ गया 50 करोड़ रुपए। अब ये 50 करोड़ रुपए अमोर्टाइज होंगे, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कैसे? 23-24 में आपका बिजनेस कमेंस हो गया, अब यहां से आपको 5 साल लेने हैं, और ये 5 साल में आपको हर एक साल 1/5 आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब ये साल 10 CR का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ये साल आपको 10 CR का डिडक्शन मिल जाएगा, 10 CR आपको ऐसे 5 साल, मतलब जिस साल कमेंस हुआ है बिजनेस उस साल से लेके आगे के 4 साल लेने की, मतलब कमेंस हुआ है वो 1 साल और उस आगे के 4 साल, ये 5 सालों में आपको अमोर्टाइजेशन हो जाएगा। मतलब ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है इसको आप डिवाइड बाय 5 कर दो, कमेंसमेंट से आगे के 5 साल पकड़ लो, आगे के 4 साल पकड़ लो, उसमें आपको ये पूरा का पूरा डिडक्शन अवेलेबल हो जाएंगे। तो डिडक्शन अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 5 ईयर, मतलब 1/5 एवरी ईयर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, 1/5 आपको एवरी ईयर डिडक्शन मिल जाएगा, 1/5 आपको एवरी ईयर डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या बोला मैंने? एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और क्वालिफाइंग लिमिट, एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और क्वालिफाइंग लिमिट विचएवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मिलने वाला है, अब ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या होता है? तो इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट निकालनी है आपने को, तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विचएवर इज हायर, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विचएवर हायर अपना आ जाएगा क्वालिफाइंग लिमिट, अब रेसिडेंट रहा तो उसके केस में बस अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेना है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड वो खुद लगा रहा है, कोई भी पब्लिक इशू नहीं रहेगा, कंपनी नहीं है तो कोई भी पब्लिक इशू नहीं रहेगा, तो वो खुद अमाउंट लगा रहा है, तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वही अपना कैपिटल एम्प्लॉय भी रह सकता है, मतलब जो कैपिटल खुद लगा रहा है वो, तो उसके लिए अपने को 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। तो इंडियन कंपनी के केस में और रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी, तो इंडियन कंपनी रहा तो क्वालिफाइंग लिमिट 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विचएवर इज हायर, या फिर अदर असेसी रहा, रेसिडेंट होना चाहिए नॉन कॉर्पोरेट असेसी, तो उसके लिए 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अपना आ जाएगा क्वालिफाइंग लिमिट। अब डिडक्शन कैसे मिलेगा आपने को? क्वालिफाइंग लिमिट और एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विचएवर इज लोअर, ये आ गया, और इसको 5 साल में आपने को मतलब
SLM बेसिस में, मतलब अपन लेते हैं ना कि 5 साल में आपको अमोर्टाइज कर लेने का, तो 5 साल में इसको डिडक्शन मिल जाएगा, 5 साल में इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में कौन से लिस्ट आती है, इसको अब मैंने आपको बोल दिया कि ये सारी लिस्ट अपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आती है। 1-2 बार पढ़ लो, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको बोल देगा कि मार्केट सर्वे किया है, तो मार्केट सर्वे क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, यस, तो आपको इसको 5 साल में इसको अमोर्टाइज कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या लेना है अपने को, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या लेना है अपने को, तो देखो अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा ऑफ न्यू बिजनेस एक्सटेंशन और यूनिट एज पर द बुक्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ A1, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ P1। अब देखो यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 50 करोड़ हो गया अपने, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 50 करोड़ हो गया अपने। अब देखो सॉरी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अपने को क्वालिफाइंग लिमिट निकालनी पड़ेगी। पहले क्वालिफाइंग लिमिट के लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लेना पड़ेगा, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कौन सा लोगे आप, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब 23-24 में आपका बिजनेस कमेंस हो गया, इससे पहले आपके जो भी असेट लायबिलिटी होंगी तो इसका तो कुछ अपने पास होगा नहीं रिकॉर्ड। जो बैलेंस शीट बनेंगे वो 23-24 में बनेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो 23-24 में बनेंगे। अब जो डिडक्शन फर्स्ट टाइम लेंगे अपन 23-24 में अपन डिडक्शन क्लेम करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का 5 साल लेना है, जिस साल में कमेंस हुआ है उस साल से अपने को 5 साल लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो 23-24 में ही अपना फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, और 23-24 में बैलेंस शीट बनी गई अपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए। तो इधर जो असेट है अपने, जो भी लास्ट डे के दिन अपने, मतलब 31 मार्च के दिन जो भी अपने असेट है, जो भी आपके असेट है उसका वैल्यू लेना पड़ेगा, और वो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगा आपका, और ये जो वैल्यू है उसका अपने को 5% लेना पड़ेगा। मतलब देखो अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट इन न्यू बिजनेस एक्सटेंशन ऑफ यूनिट एज पर द बुक्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ PY, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 23-24 है अपना प्रीवियस ईयर, तो 23-24 के लास्ट डे पे, मतलब 31 मार्च 2024 के दिन जितने भी असेट रहे अपने वो अपने आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का अपने को यहाँ पे 5% लेना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को 5% लेना पड़ेगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आता है, तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर कैपिटल एक्सेप्ट रिजर्व एंड सरप्लस शेयर प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल लेना है अपने को, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस और सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना है। रिजर्व एंड सरप्लस तो नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर बिजनेस का तो चांसेस कम होते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारा अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितना ही प्रॉफिट कमा सकता है कोई आदमी, कमा सकता है अगर बड़ा बिजनेस रहा तो, पूरा प्लानिंग के साथ किए तो। पर आपको यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर प्रीमियम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना है, मतलब शेयर कैपिटल लेना है। डिबेंचर्स लेने हैं, मतलब जो लोन है अपना, डिबेंचर्स लेने मतलब लोन का अमाउंट लेना है, या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग रहा एज ऑन द लास्ट डेट, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लेना है अपने को, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड, और मतलब इंडियन कंपनी की केस में आपको देखना पड़ेगा बैलेंस शीट बनाएगा। बैलेंस शीट 31 मार्च के दिन बनेगा, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा अपना, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगा, इसका अपने को 5% लेना पड़ेगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में अपन शेयर कैपिटल लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है, शेयर प्रीमियम नहीं लेना है, डिबेंचर्स लेना है, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेना है। इसके ऊपर 5% निकालो, या फिर कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इसमें सारे असेट आ जाएंगे और इसका 5% निकालो, विच एवर इज हायर आपका आ जाएगा क्वालिफाइड लिमिट। अब ये क्वालिफाइंग लिमिट जो आ गया उसको एक्चुअल जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए इसमें से लोअर का आपको 5 साल में इसको अमोर्टाइज कर देंगे, मतलब 5 साल आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया क्या ये सेक्शन। और जो भी आपको बैलेंस शीट P&L बनाओगे, अब ऑब्वियस बात है ये केस में आपको बैलेंस शीट P&L बनाना पड़ेगा। बड़ी कंपनी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अपनी कंपनी के केस में ही आ सकते, या फिर जो भी अच्छी बड़ी कंपनी है वहां पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको डिडक्शन ले सकते, तो यहाँ पे ऑडिट कंपलसरी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मॉड्यूल में आपको एक थोड़ा अलग प्रोविजन देके रखा है, पर आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑडिट यहाँ पे मैंडेटरी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट P&L से आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आपको ऑडिट करना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 35D अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको लग रहा होगा मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने को जल्दी कवर करना पड़ेगा। मेरे मतलब ये सारे
गणपति बापा के चक्कर में ये बाजू के कंस्ट्रक्शन के केस में बहुत सारा टाइम चला गया, घर में भी महालक्ष्मी थी, बहुत सारा टाइम चला गया। तो जितना जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करा सकूँ आपको, उतना ही आपका जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो चलो, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, न्यू बिजनेस रहा हो, न्यू कंपनी रहा हो, तो इसके केस में भी आपने को डिडक्शन मिल जाएंगे, या फिर एक्सटेंशन करना होगा कोई, तो जब तक ये एक्सटेंशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक उसने जो एक्सपेंसेस किया होगा वो अपन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। इलिजिबल असेसी कौन है? इंडियन कंपनी या फिर कोई भी रेसिडेंट रहा तो अपना इलिजिबल असेसी है। डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल जो कॉस्ट हुआ है या फिर क्वालिफाइड लिमिट है, विच इज लोअर लेना पड़ेगा, और लोअर को अपने ईयर ऑफ कमेंसमेंट से अपने को 5 साल में उसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। 5 साल में अपन इसका डिडक्शन इक्वली ले लेंगे। अब क्वालिफाइंग लिमिट क्या होता है? इंडियन कंपनी रहा तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, विच एवर इज हायर अपना आ जाएगा क्वालिफाइंग लिमिट। रेसिडेंट की केस में क्वालिफाइंग लिमिट कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%। अब ये कॉस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, आपको लिस्ट पढ़ लो। कॉस्ट ऑफ असेट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है अपना? तो जो असेट है अपने लास्ट डे पे, प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे जो भी असेट है अपने, वो अपना पूरा फाइनेंशियल असेट, फिक्स असेट आ जाएंगे, फिक्स असेट आ जाएंगे, उसका 5% अपने को लेना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में क्या आता है? तो शेयर कैपिटल आ जाएगा एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम और अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस डिवेंचर्स आ जाएंगे, प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग आ जाएगा, इसके ऊपर हमने को 5% लेना पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा क्वालिफाइड लिमिट। उसके बाद में एक्चुअल एक्सपेंसेस और क्वालिफाइंग लिमिट चेक करो, विच इज लोअर लो, और उसको 5 साल में उसको डिवाइड कर दो, और 5 साल में आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो। यहाँ का लेक्चर अब यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर से पूरा रिवाइज कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ जाएंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।